एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग बेटा। तो देखो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बेटा सेशन 11 में पहुंच गए एंड दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर जेई 2021 है ना। आयनिक का ये लास्ट सेशन होगा और इसके बाद फिर मैं 1-2 दिन का गैप लूँगा बेटे, है ना, कुछ काम है मुझे। उसके बाद फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मस्त मस्त चीज़ें सीखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे आज की क्लास में मैं क्या करना है, आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं क्लास में वो है सॉल्युबिलिटी थ्रू कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आईआईटी में पहले एडवांस में आए भी हुए हैं और रेगुलर आते भी रहते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ गए तो सबसे आसान क्वेश्चन भी होते हैं बेटे इसके, है ना। तो लास्ट तक बने रहना और पूरा सही से इसको देखना और आपका सारा कॉन्सेप्ट बेटा एक एक करके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप देख लेना अभी, है ना। तो स्टार्ट करें उसके पहले, है ना, स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और चलिए पहले देखते हैं जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं। जेडी सेक्शन में आपको समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि आज हम लोग किस तरह के क्या क्या चीज़ें डील करने वाले हैं। आज की क्लास में ही ये क्वेश्चन कवर होंगे, आप देख लो। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बेटे, ये सब सॉल्युबिलिटी थ्रू कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया से रिलेटेड हैं। बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, है ना। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है और ये क्वेश्चन देखिए, कितना गर्दा क्वेश्चन। मतलब सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया से रिलेटेड है। तो यहाँ से आज आपका कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया का डर एकदम दिल और दिमाग से हर जगह से निकलने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल बेटे। तो हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑफ सॉल्युबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया। थोड़ा सा हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लें। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात अगर हम करें बेटा, तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना बेटा, इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसको हम के इक्विलिब्रियम या के एफ बोलते हैं, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, बन रहा है ना। जैसे कि देखो ये यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किससे बन रहा है, मेटल और उसके लिगैंड से बन रहा है। जैसे देखो ये बेटा कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, किससे बन रहा है, उसके मेटल आयन और लिगैंड से बन रहा है। तो इस ऐसे रिएक्शन को जहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के एफ बोलते हैं। के एफ मींस के फॉर्मेशन, के फॉर्मेशन, या इसको हम के एस भी बोलते हैं, के स्टेबिलिटी, के स्टेबिलिटी। जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना बेटे, तो इसको हम के एफ बोलेंगे या फिर इसको हम के एस बोलेंगे, दैट इज के स्टेबिलिटी। अब जितना ज्यादा के एफ होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा बनेगा और जितना ज्यादा बनेगा इसका मतलब ये उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज ज्यादा क्यों बनता है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ना बेटा। तो अगर ये ज्यादा बन रहा है और ये ज्यादा कब बनेगा, जब ये जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा और जितना ज्यादा ये बनेगा बेटे, उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अब होता क्या है बेटा, इसकी सबसे खास बात क्या है कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया में, जो केएफ होता है ना बेटे, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन जो मैंने आपको ये दिखाया, इनका जो के इक्विलिब्रियम होता है या जो केएफ होता है काफी लार्ज होता है, लाइक 10⁻10, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है। 10⁻10 तो छोड़ो, 10⁻63, दैट इज मच 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 लार्जर वैल्यू। सोच लो 10⁻63, मतलब कैन यू इमेजिन दिस नंबर, है ना। 10⁸, तो ये जो नंबर्स है देख लो बहुत ज्यादा है के एफ के। जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर के इक्विलिब्रियम ऑफ CONH3 होल 4, है ना, +3, इसका जो बेटा आपका जो के एफ होता है वो होता है 10⁻, है ना, 63 है बेटे, ये 63। अब देखो ये जो बना बेटा, तो ये देखो ये जो बन रहा है यहां पर, इसका जो केएफ है कितना, 10⁻63, मतलब समझ लो कि केएफ बहुत ज्यादा लार्ज है। और अगर ये बहुत ज्यादा लार्ज है तो बेटा के इक्विलिब्रियम होता है क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इसका मतलब प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा बना होगा, इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पूरा का पूरा निपट गया होगा, खत्म हो गया होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो गया होगा, क्योंकि इसका जो केएफ है वो बहुत ज्यादा है। और केएफ ज्यादा होने से बेटा रिएक्शन बहुत तेजी से किधर की तरफ मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये मैंने आपको केमिकल में भी समझाया है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ चली जाएगी। इसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पूरा का पूरा निपट जाएगा, खत्म कहानी उसकी, 10⁻63। सिमिलरली अगर हम KF ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस की बात करें, 10⁸ है बेटे। सोचो कि 10⁸ भी काफी बड़ा वैल्यू होता है बेटे, तो ये रिएक्शन भी ऑलमोस्ट शिफ्ट हो जाएगी। इसमें जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पूरा का पूरा निपट जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और बेटा बताओ, चूंकि KF इनका बहुत ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा बनेंगे। इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं।
So if K equilibrium of any reaction is very large, then reaction almost undergoes completion. अभी मैंने बताया कि almost ये forward चला जाएगा और जो limiting reagent होगा वो निपट जाएगा, और जब वो reactant ही निपट गया तो reaction खत्म. So almost goes to completion. Almost goes to completion. I think आपने इसका मतलब समझ लिया होगा. चलिए आगे बात करते हैं. किसी भी completion, अब जैसे कि आपने देखा कि K equilibrium बहुत large होता है, बहुत high होता है बेटा, KF, तो उनका completion का reaction हम लिखें कैसे? उनका कंप्लीशन का इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लिखे कैसे? तो उसका तरीका क्या होगा, वो तरीका समझो पहले आप. सो दिस इज मेथड टू राइट कंप्लीशन ऑफ, है ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन. क्या होगा जरा देखें आप. मेथड टू राइट, अब देखो क्या है कि मान लो कि ये रिएक्शन हो रही है बेटे, और इसका जो के इक्विलिब्रियम बहुत लार्ज है. लेट सपोज यहां पर जो ए है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं. तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो तो इसका मतलब ये जितना है उतना पूरा खत्म हो जाएगा. यहां पर बी है और ये दोनों 0 0 है. ठीक है, इसका कोफिशिएंट आप देख रहे हो यहां पर ये है. अब चूंकि ये लिमिटिंग है तो बेटे खत्म कितना होगा, ए था तो ए खत्म हो जाएगा. अब सुनना जरा ध्यान से. तो ये 0 तो हो नहीं सकता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, क्योंकि बेटा थ्योरेटिकल हम ऐसा बदलते हैं, बस एक्सपेरिमेंटली कुछ ना कुछ रह जाएगा. तो लेट कुछ जो भी रह गया वो 0 के आसपास ही होगा, बहुत कम होगा. लेट दैट वैल्यू इज वाई. ये आपको पहले भी पता है. अब बी को कैसे लिखोगे, बहुत सिंपल है बेटे. जो यहां पे माइनस कर रहे हो ना, रुको मैं यहां पे, जो भी आप यहां पे माइनस कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं करो, इसको इसके कोफिशिएंट से, जिसका भी निकालना है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो. पहले चूंकि ये कंज्यूम हो रहा है तो यहां पे माइनस लगा दिया आपने. अब इसको आपने n से मल्टीप्लाई किया तो an हो गया, और जहां पर आपने माइनस किया था ये वाला पार्ट, उसके कोफिशिएंट सबको डिवाइड करते जाओ. तो देखो अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, देखो कैसे करोगे आप. a इंटू एन डिवाइडेड बाई एम, देखो ये इतना निकल गया. अब c कितना बन जाएगा देखो, तो a है यहां पर, सो a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम, देखो ax बाई एम. देखो यहां से a इंटू वाई डिवाइडेड बाई एम, सो ay बाई एम. हमेशा लिख सकते हो आप ऐसे. तो देखो ये 0 तो हो नहीं सकता बेटा, तो 0 के आसपास होगा. लेट दैट वैल्यू इज y. तो देखो ये y हो गया, ये आपका b माइनस एन ए बाई एम हो गया, ये आपका x बाई एम हो गया, ये आपका y बाई एम हो गया. क्लियर कहानी, ऐसे लिख लोगे. चलिए अब जैसे ये रिएक्शन आपको और ये वाला दिखाते हैं. सपोज इसका KF या K इक्विलिब्रियम बहुत लार्ज है. अब मान लो यहां पर ये एक ही रिएक्टेंट है, लिमिटिंग होगा, कंप्लीशन की तरफ जाएगा ये रिएक्शन. तो ये है और ये 0 0. अभी a माइनस ए निकलेगा, 0 लिख नहीं सकते इसलिए y लिख दिया. अब क्या तरीका बताया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2a डिवाइडेड बाई 5, देखो ये हो गया. अब जैसे इसका निकला है तो क्या होगा बेटा, 3a डिवाइडेड बाई 5, 3 बाई 5a, 2 बाई 5a, और इस तरह से आप कंप्लीशन का रिएक्शन लिख सकते हो. राइट, बात समझ में आती है बेटे क्या, है ना. जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको और दिखाएं, है ना, एक एग्जांपल हम आपको और दिखाएं. जैसे Ag प्लस 2NH3 और ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसका K इक्विलिब्रियम 10⁸ है, बहुत लार्ज है बेटे, बहुत लार्ज है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाएगा. अब मान लो यहां पर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है, सिल्वर लिमिटिंग रिएजेंट, तो पूरा निपट जाएगा. तो ये पूरा निपट जाएगा. तो ये A है तो बेटा A खत्म हो जाएगा, तो इसको Y लिख लो, 0 लिख नहीं सकते हो. अब तरीका फिर क्या बताते, देखो A है तो A इंटू 2 हो गया, डिवाइड बाय यहां पर 1 है. अब 1 है तो जरूरत नहीं डिवाइड करने की. अगर यहां पर m या n कुछ होता तो डिवाइड करते हैं, 1 है तो जरूरत नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दो. तो देखो क्या किया, 2a, तो ये 1 था तो यहां से 2a निकल गया. अब बताओ बेटा यहां पर 1 है तो देखो ये a है, सो a इंटू 1 a हो गया. समझ रहे हो, तो ये y हो गया, ये 1 माइनस 2a हो गया, ये a हो गया. लिख लोगे इस तरह से रिएक्शन बेटा. तरीका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें बट मोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं बट कैसी बातें हैं, मोटी बातें हैं, सो दैट कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं और कॉम्प्लेक्स को क्वेश्चंस को एकदम निपटा पाएं, चुटकी में निपटा पाएं. अभी इन सब का एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा फटाफट, बस ये लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए. तो जब कभी भी K इक्विलिब्रियम बहुत लार्ज होगा बेटा, तो इसमें एक चीज बस ये ध्यान रखनी है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है पूरा खत्म हो जाएगा. उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि उसको पूरा जितना था उतना माइनस कर दो, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, K इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट 0 का बराबर होगा. कुछ वैल्यू x y z जो भी लिखना है, मैंने y लिखा, y लिख लो. फिर जैसे ये निकला उसके रिस्पेक्ट में अदर्स को लिख दो. तो यहां पर a है तो चूंकि इसका कोफिशिएंट 2 था तो 2a कर दिया. वैसे हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1 से डिवाइड करो तो बेटा वही रहेगा. फिर यहां देखो 1 है बेटे, तो a इंटू 1 किया a हो गया, और 1 यहां पर है, 1 से डिवाइड किया तो a ही रहेगा. सो ये तो जो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से आपको इस तरह से कंप्लीशन का रिएक्शन लिखना है. आई होप कि अब आपको कंप्लीशन रिएक्शन इक्विलिब्रियम का लिखने में कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी. कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये चीज पकड़ ली तो बेटा फिर देखो भी आगे समझाते हैं कैसे होगा. अब यहाँ पर आपको आगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, उसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं हम लोग. तो वो सारे क्वेश्चंस अभी जो हमने जेडीजे भी दिखाया वो सारे सॉल्व करेंगे, वो आपको बताएंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे. राइट, चलिए पानी पीते हैं. आगे बैठे, समझ में बात क्लियर है. चलिए अब देखिए अगला पार्ट. अब थोड़ा सा के फॉर्मेशन
तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केएफ बोलते हैं, और केएफ जितना ज्यादा होगा वो रिएक्शन उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स बना है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। ओके, और एक होता है के डिसोसिएशन। अब फॉर्मेशन का जस्ट उल्टा डिसोसिएशन होता है, मतलब जो फॉर्मेशन के रिएक्शन है उसको अगर आप उल्टा कर दो तो के डिसोसिएशन, कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होने लगेगा। तो इनका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं और अच्छे से एक बार। देखो क्या, के फॉर्मेशन को हम लोग केएफ भी बोलते हैं, या चूंकि के फॉर्मेशन को हम स्टेबिलिटी से भी रिलेट करते हैं इसलिए केएस बोलते हैं। के डिसोसिएशन को हम के इंस्टेबिलिटी भी बोलते हैं, केडी या के आईएनएसटी बोलते हैं, या के आईएनएस बोलते हैं, के है ना। तो यहां पर देखो बेटा, इसको के फॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, या के स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, ये चीज है यहां पर, है ना। और के इंस्टेबिलिटी को हम केडी या के आईएनएस बोलते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखिए कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, साफ साफ दिख रहा है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्या होगा, केएफ होगा, या उसको आप केएस बोल सकते हो, के फॉर्मेशन या के स्टेबिलिटी। चूंकि अगर ये वैल्यू काफी लार्ज होता है आपको पहले से पता है। चलिए, अब अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें बेटे, करो उल्टा, तो देखो ये ऐसे बन गया कि नहीं बन गया। अब यहां पर देखो ये तो बन रहा था, जब आप इधर जा रहे हो फॉरवर्ड में तो देखो कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटे। और जब आप जब इसको उल्टा किया तो देखिए कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, इससे देखो मेटल आयन और आपका लिगेंड बाहर हो रहा है। तो बेटा ये बताओ डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो के, इसका जो के इक्विलिब्रियम वो के डिसोसिएशन होगा, चूंकि टूट रहा है। टूट रहा है मतलब कि भैया टूटने का मतलब क्या है, कि अनस्टेबल हो रहा है। टूटने का मतलब क्या भाई, कोई चीज बन रहा है मतलब स्टेबल हो रहा है, और कोई चीज टूट रहा है मतलब अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए इसको हम के इंस्टेबिलिटी बोलते हैं, के आईएनएस या के आईएनएसटी बोलते हैं, भी लिखते हैं कहीं कहीं पर, के आईएनएसटी भी लिखते हैं। के इंस्टेबिलिटी होता है इसका मतलब, समझ रहे हो। और दोनों में कैसा रिलेशन, चूंकि आप किसी भी रिएक्शन को बेटा जब आप रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो आपने इसी रिएक्शन को तो रिवर्स किया है। अच्छा, इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, केडी है। तो केडी यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, अगर आप यहां पे केडी लिखना चाहोगे तो यहां पर केडी या के क्या हो जाएगा बेटा, इसको रिवर्स किया है तो क्या 1/kf हो जाएगा, या 1/ks, के स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। यानी कि यहां से जो केडी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या इनवर्सली, या फिर आप सीधे इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो, सीधे इक्वल ही आप लिख सकते हो कि ये हो जाएगा यहां पर इक्वल टू 1/kf हो जाएगा, या kf इक्वल्स टू 1/kd हो जाएगा। समझ रहे हैं बेटा, जस्ट रिवर्स किया तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चलिए आगे बात करें अगर हम, तो यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं हमारा, कि इफ kf वैल्यू इज मोर फॉर ए कॉम्प्लेक्स देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी मोर। सिंपल बताया, kf ज्यादा है, फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इफ के इंस्टेबिलिटी वैल्यू इज मोर, इसका मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है बेटे, और अगर ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या है, कम है ना। सो के इंस्टेबिलिटी वैल्यू इज मोर फॉर ए कॉम्प्लेक्स देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी लेस। चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई। हर चीज को एकदम पहले प्रॉपर समझाएंगे और फिर अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इनको अप्लाई करके देखते हैं बेटे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से और पढ़ो बेटे इसको अच्छे से, एक बार रीड करो और समझो, और जो मैंने सिखाया है एग्जैक्टली मैं आपको वो लगा के अब दिखाने जा रहा हूं, एग्जैक्टली मैं आपको वो लगा के अब दिखाने जा रहा हूं, बस आप देखते जाएं फटाफट तरीके से, ठीक है। सो आप पॉज करके इसको पढ़ लो, समझ लो, और चलिए मैं डिस्कस करता हूं अब, ठीक है। तो अब देखो क्या है बेटा, ए स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ओके, कोई बात नहीं, कहने का मतलब इनका क्या है कि ये जो AgCl है सॉलिड, ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम पर है एक्वस फॉर्म में। चलिए, तो अगर ये S है तो ये S होगा, सॉल्युबिलिटी इसका कुछ KSV वैल्यू देखो दिए हुए, ये मैंने देखो ये, राइट। इफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडेड, अब अमोनिया ऐड करेगा तो आपको पता है बेटा Ag प्लस और अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसके लिए ये तुरंत Ag प्लस क्या करेगा बेटे, 2 अमोनिया ले लेगा। अब आपको पता है कि Ag का जो कॉम्प्लेक्स बनता है बेटे वो फिक्स है, क्या है, AgNH3 होल ट्वाइस बनाता है। इसका थोड़ा सा आइडिया आपको धीरे धीरे हो जाएगा, और चूंकि आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा इसलिए तो आपको आइडिया तो है ही है इस चीज का, ये बच जाएगा, राइट। एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द न्यू सॉल्युबिलिटी। अब चूंकि अमोनिया ऐड कर रहे हो बेटे, और इसका जो KF दिया हुआ है 10⁸ दिया हुआ है, ये दिया हुआ 10⁻⁻10। मुझे एक चीज आप बताओ बेटे, जैसे आप अमोनिया ऐड करोगे ये Ag प्लस खटाक से अमोनिया के साथ रिएक्शन करके इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ा देगा, इस तरह से देखो। चूंकि आपसे बोला गया कि एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडेड जिसका 1m है, और बोल दिया गया कि एक्सेस है, सो एक्सेस ऑफ अमोनिया इज एडेड जो कि 1m है। देखो बेटा बहुत सिंपल तरीके से हम आपको समझाते हैं, एकदम जरा सा भी कंफ्यूजन बेटे होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, 1m है बेटे, ठीक है। ओके चलो, ये ऐसे था।
अच्छा, चूंकि Ag प्लस का रिएक्ट कर रहा है तो Ag प्लस का जो सॉल्बिलिटी एस तो रह नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जब रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, इसका मतलब Ag प्लस काफी डिक्रीज होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका केएफ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, तो इसको इंक्रीज करने के इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। इट मीन सॉल्बिलिटी तो बढ़ने वाला है, क्योंकि डिसोसिएट होने वाला है। ये लॉजिक तो आप समझ गए। ओके नाउ अब देखो, ये एस तो नहीं रहेगा बेटे, तो अगर हम इसको एस से शुरू करें, अगर हम इसको एस से शुरू करें, जरा देखिए, लेट एस को लेके ही स्टार्ट करते हैं। ये एस है, ये 1 है और ये 0। तो बेटा आप इसको क्या करोगे, एस माइनस एस लिख दोगे। इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर 2 है ना बेटा, तो 2s समझो अब, और यहाँ पर देखो 1 है तो ये s हो जाएगा। बट ये s माइनस एस 0 तो लिख नहीं सकते, इसलिए इसको आप क्या लिख दोगे, y लिख दोगे। और ये चूंकि y हो गया तो इसको काट के यहाँ पर आप सीधे क्या लिख दो, y। दिखाता हूँ, मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। देखो गौर फरमाओ बेटे, AgCl था, Ag प्लस और Cl माइनस, ये देखो S लिया, KSP ये दिया हुआ था। Ag प्लस 2NH3 ये बनाया इसने, KF इसका ये दिया, जो कि बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगा, और चूंकि एक्सेस है तो एक्सेस रिएजेंट, तो इसका मतलब है कि Ag प्लस आपका पूरा निपटने वाला है, रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। तो S था, तो S माइनस एस कर दो, 0 लिख सकते तो y लिख दो। अब इसका तरीका क्या बताया था, यहाँ पे 2 है देखो, तो देखो इससे मल्टीप्लाई 2s हो गया, यहाँ पे 1 था तो ये 1 माइनस 2s हो गया, और यहाँ पर ऐसे देखो तो यहाँ पर 1 है तो s इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, ये s हो गया। तो फाइनली इनके कॉन्सेंट्रेशन ये पता चल गए, खत्म कहानी। यानी कि अब ये s नहीं रहा, कितना रह गया, y रह गया, और Cl माइनस यहाँ पर s है। नाउ KSP का फॉर्मूला लिख लो, यहाँ से KSP का फॉर्मूला क्या होगा, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो y इंटू s हो जाएगा। यहाँ से आप y निकाल सकते हो, y आपका क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 10 बाई s। बोलो बेटे, y आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 बाई s। अब इसका KF का फॉर्मूला लिख लो, तो इसका KF का फॉर्मूला क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, सीधे लिख दूं, s है देखो ये, सो s डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस y है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 2s होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है, यहाँ से आप y का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो देखो 10 टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय ये वाला y का वैल्यू यहाँ डालो, तो ये 10 टू द पावर माइनस 10 बाय s इंटू 1 माइनस 2s होल स्क्वायर। बोलो बेटे, ये कुछ आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर जाके s स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस साइड में आपका s बाय 1 माइनस 2s होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लो जरा सा, और ये माइनस 10 है ना, तो ये माइनस 2 बचेगा, यानी माइनस 2 का मतलब क्या, 1/100 यानी 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओहो गजब भाई गजब, 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका s बाय 1 माइनस 2s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/10। सिंप्लीफाई करो और यहाँ से s का वैल्यू निकालो, s का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 1/12 आएगा। लीजिए आंसर, खत्म करिए। अब बताओ बेटा, कितना आसान क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लेक्स का, समझ रहे ना। तो अगर आपको सारे लॉजिक पता है, रिएक्शन लिखना सही से आता है, दिक्कत यहीं पर ही है। लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स लोगों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगता है, मुझे समझ नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है, बोलते हैं सर कॉम्प्लेक्स। अरे बेटा बताओ, अब बताओ मुझे, कॉम्प्लेक्स कहीं से भी डिफिकल्ट है क्या? अगर आपको रिएक्शन सही से लिखना आ गया कॉम्प्लेक्स का, ये वाला जो मैं बताया हूं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सोल्यूशन देखो, इसका पूरा कर रखा हूं, देखिए जरा ध्यान से। देखो Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो Ag प्लस आपका y हो गया, तो इंटू s यहाँ से, तो y आपका क्या हो गया, KSP AgCl बाय s, तो 10 टू पावर माइनस 10 बाय s हो गया। KF का फॉर्मूला लिखा, सबका वैल्यू यहाँ पे डाला, ये देखो 10 टू पावर 8 है, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, यहाँ पर आपका ये नीचे s है, जो समझाया था अभी। सिंप्लीफाई करने से आप देखो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ गया वो इसका 1/12 आ गया। दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। अब हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बढ़ेगा अगर मान लो आप Ag प्लस नहीं डालते। एक चीज आपको और दिखा देता हूं मैं। मान लो AgCl सॉलिड था बेटे, इसने Ag प्लस और प्लस Cl माइनस, और इसका KSP आपका था 10 टू द पावर माइनस 10, मान लो बेटा, और ये S और S था। मान लो आप अमोनिया नहीं डालते, जस्ट नॉर्मल अगर इसका सॉल्युबिलिटी निकालते, तो इसका KSP क्या लिखते आप, s स्क्वायर लिखते, जो कि कितना है 10 टू द पावर माइनस 10 है। तो यहाँ से इसका वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाता है। अब बताओ बेटे, ये है 10 टू द पावर माइनस 5 और ये है 1/12। बहुत ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया ने कॉम्प्लेक्स बनाया, Ag प्लस के साथ वो पूरा रिएक्ट करके फॉरवर्ड गया, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, और जब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बेटे यहाँ पर डिक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल, जब ये डिक्रीज हुआ बेटे, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल जब ये डिक्रीज हुआ तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है तो काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी लीच एटलियस, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा और ये बहुत ज्यादा डिसोसिएट होने लगेगा, तो इसका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो देखो, अगर आप अमोनिया नहीं डालते, इन दैट केस उसका सॉल्युबिलिटी 10 टू द पावर माइनस 5 था, अमोनिया डालने से देखो कितना फर्क पड़ गया, 1/12 हो गया, 1/12 हो गया। बात समझ रहे हो बेटे? तो कितना ज्यादा बढ़ गया ये, कहानी क्लियर है? ओके नाउ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एंजॉय कर रहे हो बेटे? समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से, है ना? सो कॉन्सेप्ट ऑफ एजम्पशन ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे समझाना चाहूंगा। मान लो बेटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 + 2,
ठीक, ये है एक। अब इसके कई फॉर्मेट हो सकते हैं। मान लो CO, मान लो ये टूटा, इसने NH3 होल 5+2 बना दिया। मान लो इससे एक अमोनिया और निकला तो ये CONH3 होल 4+2, कुछ इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बताओ बेटा, इन जितने भी कॉम्प्लेक्स बने कोबाल्ट के अमोनिया के साथ लिखे, इसमें से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसके पास लिगैंड सबसे ज्यादा है? पहले वाले में 6 लिगैंड हैं, दूसरे वाले में 5 लिगैंड हैं, तीसरे वाले में 4 लिगैंड हैं। तो जिस ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास सबसे ज्यादा लिगैंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। अभी अब क्या होता है कि बेटा इनका इक्विलिब्रिया, ये जैसे लिगैंड्स है ना, इन सब ये जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है ना, इनका एक तरह से साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया चलेगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर आपको इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया में पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आपका जिसके पास लिगैंड सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बोलने वाले? सिंपल सा भाई, जिसके पास ज्यादा, देख लो। तो वही आपका क्या होता है? प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स होता है। प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स पहचान लोगे क्या? और इनका स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन होता चला जाएगा। देखो 6 था, एक अमोनिया निकलेगा तो ये 5, फिर एक और रिएक्शन लिखोगे आगे तो एक अमोनिया और निकलेगा तो इस तरह से 4 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया चलती रहती है। वो अभी आपको एग्जांपल में समझाएंगे। बट अभी आपने यहाँ पे ये समझा क्या कि प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स बेटे क्या होता है। तो आई होप आप प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स तो समझ गए हो कि प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स बेटे होता क्या है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। सो कॉम्प्लेक्स हैविंग, पढ़ो यहां से, कॉम्प्लेक्स हैविंग मैक्सिमम और हाईएस्ट लिगैंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का एक प्रॉपर्टी हो सकता है कि ऑलमोस्ट ऑल द मेटल और मेटल आयन कन्वर्टेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब क्या है? अच्छा ये कब होगा ये बताऊंगा। मान लो यहां पर भी मेटल आ रहा है, यहां भी मेटल आ रहा है, यहां भी मेटल आ रहा है। मान लो आप कोबाल्ट और बेटा अमोनिया से ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये आपका मेटल है कि नहीं है? कोबाल्ट+2 ये मेटल है कि नहीं? तो अगर प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स है तो बेटा ये हो सकता है कि प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स में ये जो मेटल या मेटल आयन आपको दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट अप्रोक्सीमेटली 100% इस मैक्सिमम लिगैंड वाले कॉम्प्लेक्स यानी प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स में ही चला जाता है। यही होता है कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। बट ये एजम्पशन हम कब ले सकते हैं वो हम बताएंगे। समझे कहानी क्या? ये भी कोबाल्ट से बन रहा है, ये भी कोबाल्ट से बन रहा है, ये भी कोबाल्ट, यहां भी मेटल आयन कोबाल्ट है, यहां भी मेटल आयन कोबाल्ट है, यहां भी मेटल आयन कोबाल्ट है। अब ये जो प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स होता है यही मेन कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस आयन का मैक्सिमम पार्ट 99.99 या ऑलमोस्ट 100% पार्ट इसका कहां पे चला जाता है? यहां पर चला जाता है। कहां पर? प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स में। बहुत छोटा सा जो बचा हुआ पार्ट है बाकी में जाता है। तो मेजर पोर्शन आपका जो मेटल आयन होता है वो किसमें चला जाता है? प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स में। बट हमेशा नहीं, कब जाएगा वो आपको बताता हूं। देखिए तो वही यहां पर लिखा है क्या? देखो कि कॉम्प्लेक्स हैविंग मैक्सिमम और हाईएस्ट लिगैंड्स है ना, उसको हम प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल और मेटल आयन कन्वर्टेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। तो प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए वो जो मेटल आयन आपने कोबाल्ट लिया था उसका मैक्सिमम पार्ट, देखो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल, उसका मैक्सिमम पार्ट पूरा का पूरा कहां पे क्या बनाने में लग जाता है? प्रिंसिपल। बाकी जो तुसा बच गया वो अदर्स में जाता है, जो उसके अदर कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें लिगैंड्स कम हैं। ठीक है। ए कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग मोर लिगैंड्स और लार्ज एक्सेस ऑफ लिगैंड, समझ रहे हो? मोर या लार्ज एक्सेस बोल सकते हो, है ना। एंड ईच स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट आर स्मॉल। अब जैसे कि मैंने आपको ये यहां पर बताया था कि अब जब से टूटेगा ना बेटा, ऐसे रिएक्शन जाएगा तो इसका KD कुछ KD1 होगा, इसका कुछ KD2 होगा, इसका कुछ KD3 होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा कि नहीं? के इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर इनका वैल्यू लार्ज है और आपस में लार्ज नहीं है, सॉरी, इनका वैल्यू स्मॉल है और आपस में कंपैरेबल है, तभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं। तभी हम ये बोल सकते हैं कि जो मेटल का कॉम्प्लेक्स है वो ऑलमोस्ट प्रिंसिपल है ना कॉम्प्लेक्स में जाएगा। कब? जब इनका जो KD1 है या KD2 होगा या KD3 होगा। और समझाएंगे आगे, इनका वैल्यू स्मॉल होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंपैरेबल होना चाहिए, यानी कि एक बहुत ज़्यादा एक बहुत कम। ऐसा होगा तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, है ना। ये कहने का मतलब, पहले लाइन का मतलब समझो, समझाएंगे आपको। तो पहले लाइन जो मैं बोल लिखा हूँ वो समझाना चाह रहा हूँ बेटा। सो इफ ए कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग मोर लिगैंड्स और लार्ज एक्सेस ऑफ लिगैंड्स and each of stepwise dissociation constant KD are small and comparable. है ना। Then it is assumed that the principal complex in solution is one with the highest number of ligands. तब उस केस में ही हम बोलेंगे कि भैया वो प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम वहां पर, और प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का मतलब बोल दिया कि जो आपका मेटल लिगैंड है वही आपका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट उस प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। कब चला जाएगा? जब इनका वैल्यू स्मॉल होगा और कंपैरेबल होगा। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो क्या एजम्पशंस लिए बेटे हम लोगों ने? क्या एजम्पशंस लिए? कि लार्ज एक्सेस ऑफ लिगैंड होगा तभी वो प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स होगा, KD1 KD2 और स्मॉल होने चाहिए,
स्मॉल होने चाहिए एंड क्या होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए, राइट। ओके, ये बात भी सही है। एंड और ऐसा हुआ सो ऑल मेटल आयंस गोज टू प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स, तो फिर वो जो मेटल आयन है वो कहां चले जाएंगे, प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। अब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा सब बढ़िया से। बट इफ KD1 KD2 आर नॉट स्मॉल, अगर स्मॉल नहीं है और नॉट कंपैरेबल, देन वी कैन नॉट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल लिगेंड। अब आप बोलोगे सर कैसे यूज करेंगे, कैसे नहीं? अरे तो बेटा थोड़ा सा डेरी मिल्क, रुको तो पहले एक बार बात तो सुन लो ध्यान से, फिर अभी सारे एग्जांपल में आपको समझा देंगे, है ना। पहले बात सुनो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब हम दोबारा फिर वहां पर बोलेंगे तो आप इस बात को पूरा पकड़ लोगे अच्छे से। समझ लो ना बात मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जरा देखो बेटा, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है, देखो होल थ्राइस है। अब देखो इसका डिसोसिएशन हो रहा है, देखो ये, तो देखो एक निकल गया, ये एक लिगेंड निकला कि नहीं निकला, तो देखो एक कम हो गया। फिर देखो इसको लेके आगे बढ़े, साइमल्टेनियस चल रहा है कि नहीं चल रहा, दो थे, देखो एक निकल गया एक बचा। फिर देखो यहां पर एक ही बचा था, तो ये भी निकल गया, तो Ag प्लस बचा और ये हो गया। अब इसका K1 K1 K2 K3, इसको आप बोल सकते हो KD1 KD2। अभी आप बताओ कि यहां पर प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑल मेटल गोज टू प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। आप यहां पे देख रहे हो KD1 2 × 10⁻⁻1 है, मतलब 0.2 है बेटा। बट यहां पर जो K2 है 3.3 × 10⁻5 है, ये 1.5 है, तो बेटा ये तो कहां, ये तो काफी ज्यादा हो गया ना। हमने कहा था स्मॉल होना चाहिए और कंपैरेबल होना चाहिए, तो बेटा देखो इन दोनों में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो बहुत ज्यादा इससे, और ये इससे बहुत ज्यादा है। सो K1 इज मच मोर ग्रेटर देन K2 इज मच मोर ग्रेटर देन K3। इसका मतलब हम यहां पर ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड था इसके पास जो Ag प्लस आया होगा वो पूरा का पूरा इसी में कन्वर्ट हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? इन दिस केस देखो पढ़ो, अब समझो, अब समझ में आ रही होगी बात। इन दिस केस ऑल K1 K2 K3 आर नॉट स्मॉल, सबके सब स्मॉल नहीं है। इसमें अगर ये स्मॉल या सबसे स्मॉल है तो बेटा ये बहुत ज्यादा है, तो सब स्मॉल होने चाहिए और कंपैरेबल होने चाहिए। सो वी कैनॉट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल लिगेंड्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, वही जैसे हम पॉली एसिडिक बेस है ना, या फिर पॉली बेसिक एसिड का हम लोग केस करते थे ना, स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएट कराते, तो फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको दिखाता हूं, फिर हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो यूज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, है ना, लाइक पॉली एसिडिक बेस या पॉली बेसिक एसिड, वेयर वी यूज नेग्लेक्शन थ्योरी ऑल्सो। दिखाता हूं कैसे वो, कि इसका एक एग्जाम्पल आप देख लो। जैसे कि ये था ना एक एसिड H3PO4 दिया, Sp2PO4- ये फिर ऐसे डिसोसिएट हो रहा है, इनका K1 K2, तो इसका K1 मच मोर ग्रेटर देन K2 मच मोर ग्रेटर देन K3 है, ये देखो दिया है। तो इसके से बताया नहीं था कि ये जो आयंस होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन सीधे क्या होता है, √K1/C होता है। सेकेंड आयन का कॉन्सेंट्रेशन K2 के बराबर होता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो थर्ड आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा वो होता है क्या, K2 K3 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4-, या फिर चूंकि यहां पर बेटे ये पता है आपको H2PO4 H+ दोनों बराबर होंगे, तो नीचे आप H+ भी लिख सकते हो, या फिर K2 K3 बाय H+ कितना है, ये है √K1/C लिख सकते हो, वेयर C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड, ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स लिगेंड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि K1 K2 K3 में काफी डिफरेंस आ गया, कंपैरेबल नहीं है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना होगा। या फिर स्टेप बाय स्टेप हमने आपको साइमल्टेनियस बताया था कैसे करते हैं कि x माइनस, आप यहां से कुछ होगा तो माइनस करो, फिर यहां जाओ, फिर यहां जाओ, फिर दो बार ऐसे करके नहीं मैंने आपको लिखना सिखाया था कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया या साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, केमिकल में भी सिखाया हूं मैं आपको अच्छे से। तो उस तरह से आप लिख के काम आगे बढ़ाओ। बट अगर ये कंपैरेबल होते और स्मॉल होते तो फिर हम सीधे सीधे बोलते कि भैया जो बड़ा वाला जिसमें लिगेंड सबसे ज्यादा है वही आपका प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स होगा, और उसके अंदर जो मेटल आया होगा उसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पार्ट उसी के अंदर घुस गया होगा। अभी दिखाएंगे एग्जांपल में आपको। इतनी बात समझ गए कि नहीं बेटा, कि कब हमें यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल लिगेंड यूज कर पाएंगे? नो, नहीं यूज कर पाएंगे। वही मैंने देखो यहां पर लिखा है कि अगर ऐसा डिफरेंस आता है बेटे, है ना, सो वी कैन नॉट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल लिगेंड। उसके लिए हमें ये यूज करना होगा, और ये कैसे यूज करना है ये मैंने आपको यहां पर बताया, यहां पर बताया। ये तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे डिसोसिएट करके भी नेग्लेक्शन थ्योरी वगैरह लगा के पूरा सॉल्व करो, और ये मैं आपको सिखा चुका हूँ बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े से। ये तो चलिए यहाँ तक आपने बात समझ ली प्रिंसिपल लिगेंड। अब उसको अप्लाई करके दिखा दें तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा बेटे। बोलो नहीं क्लियर हो जाएगा क्या बेटे, बताओ। तो अब आते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रिया 2। अब देखो, अब आपके ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे बेटे, जो हैं। अब एक दो तीन क्वेश्चंस आप देखो फटाफट, तो जो भी चीजें मैंने सिखाई वो क्लियर हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप आगे बात कर पाओगे। ठीक है, चलिए आप एक बार इस क्वेश्चन को बेटा रीड करें अच्छे से, और फिर हम आगे डिस्कस करें। देख लीजिए आप इसको अच्छे से। ठीक है बेटा, तो आपने रीड कर लिया, चलो एक बार मैं भी पढ़ता हूँ। और देखो इसमें जो मैं प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था ना बेटा, उसको तगड़ा करेंगे। पहले उस चीज को सीखेंगे। मान लो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, किसी भी तरह का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आ जाए तो आपके सारे के सारे बने, कोई भी ना छूटे। तो ये कुछ इस लेक्चर का
है ना। इस सेशन का बेटा कुछ यही पर्पज है कि कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में आप कहीं ना फंसो अब, है ना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए हैं बेटे शुरू से लेकर अब तक, है ना। तो इसको भी वैसे ही तगड़े तरीके से समझना। सुनिए 1.0 इंटू 10⁻³ सीधे 10⁻³ बोलते हैं इसको। 10⁻³ सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज मेड अप ऑफ, है ना, बनाया गया 0.2 m इन अमोनिया, उसमें 0.2 m अमोनिया डाला गया, ठीक है। व्हाट आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस AgNH3 प्लस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखो डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है बेटे, आराम से समझो। तो इसका जो KD1 है वो ये दिया हुआ है, टूट रहा है ना बेटे, इसलिए KD1 और ये आपका KD2 हो गया, ठीक है। ओके, इस दूसरे का ये दिया हुआ है। अब मुझे बेटा एक चीज पहले ये बताओ, अभी मैंने आपको प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि भाई आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स आप तभी यूज कर सकते हो जब KD1 और KD2 का वैल्यू स्मॉलर हो और कंपेरेबल हो। बेटा माइनस में है, स्मॉलर है, ये 1.4 है और ये 4.3 है, यहाँ पर 10⁻⁴ यहाँ पर क्या बेटा ये कंपेरेबल है? बोलो यस और नो। क्या ये कंपेरेबल है और स्मॉल है? यस, ये कंपेरेबल भी है, स्मॉल भी है। इट मीन्स वी कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ। अब यहां से समझो ना, तो जो भी कहानी अभी तक सुनाई थी, है ना, उसको आप यहां पे अप्लाई करो, यहां से आप पूरा प्योरली सीख जाओगे। सो वी कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। हम प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट अब यूज कर सकते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता था कि भैया प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स कौन होता है? जिसके पास लार्ज एक्सेस ऑफ लिगेंड होते हैं, लार्ज एक्सेस ऑफ लिगेंड। समझिए बात को। तो मेरा बताओ, यहां पर आपको जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसमें किसके पास लार्ज एक्सेस है? एक आपका ये और एक आपका ये। बताओ बेटा, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। इट मीन्स कि यहां पर ये वाला जो है, दिस विल बी योर प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस विल बी योर प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। बोल सकते हैं बेटे ऐसे। तो ये हमारा क्या है? दिस इज प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स, समझना। और प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स अगर ये है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि बेटा इसके अंदर ये जो मेटल होगा, ये वाला, ये जब बना होगा तो इसके अंदर जो Ag प्लस आया होगा, इसके अंदर जो Ag प्लस आया होगा, इसका मैक्सिमम पार्ट इसी में आ गया होगा, इसमें बहुत बहुत ही कम गया होगा। यही तो समझाया था प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का। अगर ये कंपेरेबल है और अगर बेटा स्मॉल है, तो हम ये जंक्शन ले सकते हैं। तो जंक्शन, 3 जंक्शंस बताए थे हमने आपको कि KD कि आपका क्या है, प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसके पास लार्ज एक्सेस ऑफ लिगेंड होते हैं। और दूसरा हमने क्या बताया था? KD1 KD2 स्मॉल होने चाहिए और कंपेरेबल होने चाहिए, है ना। उसके बाद फिर हमने बताया था कि जो मेटल आयन होता है वो उसका मैक्सिमम पार्ट या ऑलमोस्ट वो पार्ट, है ना, किसके पास चला जाता है, यूज हो जाता है, जो प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स होता है। तो भैया प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स यही वाला तो है ना बेटे। आप सुनो जरा ध्यान से। AgNO3 ऊपर लिखा हुआ जरा देखो, AgNO3 है बेटे। AgNO3 एक सॉल्ट है और आसानी से पूरा का पूरा फुली डिसोसिएट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका इंडेक्स 1 है। तो अगर AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻³ है, तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आ जाएगा। क्या यहाँ से सीधे 1.0 इंटू 10⁻³। ये बात तो आप पूरा समझ रहे होगे। चलिए, अब जितना Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्या ये Ag प्लस पूरा का पूरा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाएगा? क्या यही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स है? बताओ ना बेटे कि यही है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Ag प्लस के अंदर जाएगा तो हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे? एक चीज बताओ बेटा, अगर इसका 1 मोल कॉम्प्लेक्स है तो Ag प्लस भी कितना है? 1 मोल है। यानी कि अगर इसके अंदर 1 मोल Ag प्लस होगा तो कॉम्प्लेक्स भी 1 मोल होगा। आर यू गेटिंग? सिंपल स्टैइक्योमेट्री से सोचो, सिंपल स्टैइक्योमेट्री। बढ़िया सोचना बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कहीं पे जरा सा भी। अगर इसके अंदर 1 मोल Ag प्लस है तो कॉम्प्लेक्स भी 1 मोल है। यानी कि इसके अंदर अगर 1.0 इंटू 10⁻³ मोल Ag प्लस होगा तो इसके मोल भी कितने होंगे? 1.0 इंटू 10⁻³ होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इसका 1 मोल Ag प्लस इसके अंदर है, देखो यहाँ पर, तो बेटा इसका भी तो देखो 1 मोल ही तो है ना पूरे कॉम्प्लेक्स का। देखो ये 1 है कि नहीं यहाँ पर? तो अगर 1 है तब भी ये 1 है। तो अगर बेटा इतना होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी इतना ही होगा। तो जितना Ag प्लस उतना ही कॉम्प्लेक्स का यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल्स टू, पूरा का पूरा जो चला गया यहाँ पर, ये तो जंक्शन लिए थे 1 इंटू 10⁻³ बेटा इतना बताओ। अब आपको समझ में आया कि नहीं कि मैं अल्टीमेटली वहां पर क्या समझाना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था? हाँ, बट ये कॉन्सेप्ट आप केवल और केवल बेटा कब यूज कर सकते हो? फिर से मैं बार बार बोल दे रहा हूं, लो एंड कंपेरेबल वैल्यू होना चाहिए। तब आप लार्ज वैल्यू ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स को देखो और उसके अंदर का जो मेटल आयन है जहां से मिल रहा है वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वहां चला जाएगा। दिस इज द असम्पशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इस चीज को मैं आपको समझाता हूं तगड़े से, देखिएगा बेटे, गौर फरमाइएगा।
हियर इन दिस क्वेश्चन K1 KD1 बोल दिया इसको, K1 को हमने क्या बोला KD1, देखिए K1 को हमने क्या बोला KD1, देखो ये K2 को हमने क्या बोला KD2, समझना, गड़बड़ नहीं करना, एकदम बढ़िया तरीके से। हियर इन दिस क्वेश्चन प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो बोल रहा हूँ सब लिखा हूँ, KD1 K2 को KD2, ये मेरा अपना खुद का लैंग्वेज लिखा हुआ है, टेंशन मत लेना। बोथ आर स्मॉल एंड कंपेरेबल, so we can use concept of principal complex, means Ag plus is almost completely converted to the higher ligand complex principal complex by the excess of ligand। तो जिसके पास ज्यादा लिगेंड है उसमें Ag plus ये पूरा का पूरा चला जाएगा। तो Ag plus का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 1 × 10⁻³ अभी समझाया, देखो यहाँ Ag plus का कॉन्सेंट्रेशन ये आया कि नहीं आया, चलिए ये अब Agn, अब यहाँ पर ये होल टॉइस वाला ही तो जिसके पास ही तो मैक्सिमम लिगेंड है, तो बेटा इसके पास ये प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसके अंदर बेटा देखो हमने लिखा ना कि 1 मोल Ag plus है, तो इसके अंदर 1 मोल Ag plus है तो ये 1 मोल है, तो अगर इतना Ag plus होगा तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही हो जाएगा, सिंपल स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, जब आपको कॉम्प्लेक्स का बेटा ही पता चल गया तो क्या आप एक चीज यहाँ पर और बोल सकते हो क्या कि भैया जब 1 मोल कॉम्प्लेक्स इसके अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोल कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर कितना अमोनिया, 2 मोल अमोनिया है कि नहीं है? जब आपके पास 1 मोल ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो इसके अंदर कितना अमोनिया है बेटे बताओ? 2 मोल अमोनिया है ना, 2 मोल अमोनिया इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। समझना बात को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। तो अगर आपके पास 1.0 × 10⁻³ है बेटा, इसके पास क्या 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 × 10⁻³ मोल ऑफ अमोनिया इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन होगा ये पता चल गया। इसके अंदर ये मैं बोल रहा हूं, राइट। चलिए, तो ये बात समझे। अब देखो आगे ध्यान से, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बढ़िया समझना बेटे, बहुत मोहब्बत से और प्यार मोहब्बत से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 मोल AgNH3 होल टॉइस प्लस है, उसमें 2 मोल अमोनिया इन्वॉल्व हो रहा है, तो बेटा अमोनिया इस कॉम्प्लेक्स में कितना यूज हुआ, इसके अंदर कितना हुआ, तो भैया 2 मोल है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन को, ये आ गया, ये भी अब सुनो क्वेश्चन में चलते हैं वापस। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि अमोनिया टोटल आपका 0.2 m है। अमोनिया टोटल आपका कितना है 0.2 m है। अमोनिया बेटा टोटल आपका कितना है 0.2 m है। बात को समझना बेटे, अमोनिया टोटल आपका कितना 0.2 m है, राइट। अब यही जंक्शंस लेने हैं कि लिगेंड भी मैक्सिमम इसी के अंदर जाएगा, ठीक है, और बाकी जो अदर्स वाला है यहाँ पर Ag प्लस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, इसके थ्रू जो अमोनिया मिलेगा ऑलमोस्ट बहुत ही कम होगा, मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर ही चला जाएगा। ये जंक्शन लेके चलना, समझना जरा सा बात को, ठीक है। ये बोल दिया मैंने, ये आ जाओ, ये टोटल अमोनिया 0.2 दिया हुआ था, इस 0.2 का 0.2 था, और बेटा इसके अंदर अमोनिया कितना यूज हो गया 2 × 10⁻³। तो भैया सोल्यूशन में टोटल अमोनिया जो आपने बाहर से डाला, टोटल अमोनिया 0.2 डाला, समझना, पकड़ना बात को। बेटा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अमोनिया यूज हुआ वो आपका इतना यूज हुआ, तो बेटा इस सोल्यूशन के अंदर कितना अमोनिया बच गया, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट अमोनिया का भी इसी कॉम्प्लेक्स में यूज हो जाएगा। यानी टोटल 0.2 था और कॉम्प्लेक्स के अंदर इतना चला गया, तो बेटा कितना अमोनिया सोल्यूशन के अंदर फ्री बच गया, कितना 0.2 × दिस। अब ये वैल्यू बहुत कम है, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। देखो 0.2 में इसको माइनस कर दो तो फ्री अमोनिया रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम, जो सोल्यूशन के अंदर बचेगा वो 0.2 बचेगा। सो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.2, ये आया, और कॉन्सेंट्रेशन आप ये आप निकाल चुके हो 1 × 10⁻³। बस खत्म, कहानी खत्म। लॉजिक समझ लो। अब यहां पे ये कंफ्यूज मत होना, सुन लो पहले से कि सर आपने पूरा अमोनिया जो है ना यहीं पर बात की, सर इसकी बात क्यों नहीं की? तो फिर से वही बात है बेटा, बात यहां पर किसकी हो रही है, प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स की हो रही है। तो इसके अंदर मेटल का भी मैक्सिमम पार्ट जाएगा और बेटा लिगेंड का भी मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर जाएगा। यहां पे जो मिलेगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस। इसलिए हम ये जंक्शन लेके चल रहे हैं कि जो मेटल है वो ऑलमोस्ट, अब देखो यहां भी मेटल मिल रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि 100% चला गया होगा, बट थ्योरेटिकली हम ये बोलेंगे कि ऑलमोस्ट यहां चला जाएगा, और जो बचेगा तो उसका वैल्यू बहुत कम आएगा। अब देख लेना अभी आप, राइट। तो अब तो वही मैंने बताया, इसको समझ लो एक बार और अच्छे से बेटे, कहानी गड़बड़ मत करना। हम प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स को लेके ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पर वही मेन है हमारा। देखो आपने अमोनिया बेटा इसके अंदर 0.2 m डाला था, अमोनिया डाला, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आपका प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपका मेटल आयन भी मैक्सिमम चला गया, और अमोनिया का मैक्सिमम पार्ट जो है बेटा कहाँ पर यूज हुआ, यहाँ पर यूज हुआ। इसके अंदर कितना चला गया, तो बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, अमोनिया इसके अंदर कितना था, आपने निकाला था 2 × 10⁻³ डाला, इतना था, इसके अंदर इतना यूज हो गया इसका, तो कितना बच गया बेटा, तो बचेगा कितना बेटा बताओ। अमोनिया इस सोल्यूशन के अंदर कितना रिमेनिंग होगा, जो फ्री अमोनिया होगा इक्विलिब्रियम पर कितना रिमेनिंग होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रिमेनिंग इज इक्वल्स टू 0.2 -
है ना, 0.002, 10 2 into 10 power minus 3. So this can be neglected. So that will be approximately 2. So equilibrium पर इस सोल्यूशन के अंदर जो अमोनिया फ्री फॉर्म में है that will be 0.2. आप समझ गए बात को? चलो तगड़े से समझना, ये आ गया देखिए आपके सामने। यानी कि इक्विलिब्रियम पर अमोनिया जो सोल्यूशन में फ्री फॉर्मेट में हमारा मिल रहा है, ये मिल रहा है। और बेटा ये आप पहले ही बात कर चुके 1 into 10 3, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये है कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स का बेटे। सो अब जरा देखो, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज विल बी कांस्टेंट। अब चूंकि इक्विलिब्रियम आ गया तो सभी का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाए, कांस्टेंट। दो रिएक्शन आपके सामने है, तो ये आपका कितना था, AgNO3 प्लस इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम की बात हो रही है कितना, 1 into 10 3, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। अब लेट ये जो बना वो x बना। अमोनिया फिक्स्ड है, अमोनिया जितना भी सोल्यूशन में है वो तो फिक्स्ड है बेटा, कितना 0.2 आपने निकाल लिया। चाहे आप किसी भी रिएक्शन की बात करो, थ्रू आउट द सिस्टम जो सोल्यूशन के अंदर अमोनिया बचा वो आपने यही तो बताया था, 0.2 -2 into 10 to the power -3। मैं इसको हटा दिया था तो 0.2 हर जगह रहेगा, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप इसकी बात करो, मतलब समझ रहे हो ना। तो ओवरऑल सिस्टम में हर जगह अमोनिया 0.2 ही रहेगा, सारा कुछ कंसिडरेशन। तो यहां भी 0.2 तो यहां भी 0.2, इतनी बात भी समझ गए होगे आप, ठीक है। नाउ अब मान लो कि बेटा ये अगर x है तो ये भी x होगा यहां पर इक्विलिब्रियम पर। अब हमें Ag प्लस नहीं पता है कितना है, तो लेट y है, लेट y है। मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, बात समझ रहे हो। तो इक्विलिब्रियम पर आपके पास ये इतना है, अमोनिया 0.2 हो गया, इतना बात समझ गए। अब AgNH3 प्लस यहां भी है, यहां भी है इक्विलिब्रियम के बाद। तो इक्विलिब्रियम पर तो बेटा सभी का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहां पर भी AgNH3 होल प्लस है, यहां भी है, तो सेम ही लेते हो कि नहीं लेते हो हमेशा। तो अगर ये x है, आप याद करो, आप अगर यहां पर x माइनस वाई लेते थे, मान लो यहां से y निकाले, तो आप ऐसे लिखते थे ना, x माइनस वाई ये भी होगा, x माइनस वाई ये भी होगा। हम वैसे नहीं ले रहे, है बराबर है कि नहीं दोनों, तो बराबर है तो आप इसको z ले लो या एक्सेस ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों का वैल्यू सेम होगा। यहां पर मान लो पहले कुछ और रहा होगा, जब ये माइनस होगा तो फिर ये भी इसको वैसे लिखोगे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बराबर होगा कि नहीं, दोनों बराबर हो। तो हम इसको वो ना लिख के हम डायरेक्ट x लिख दे रहे हैं कि भैया बराबर है तो x लिख लो, एक ही लिख दो इस फॉर्मेट में। और y हमें नहीं पता है तो लेट y, सॉरी Ag प्लस हमें नहीं पता है तो लेट Ag प्लस इज y, ये फिक्स्ड है पहले से। अब बताओ बेटा, ये पता है, ये पता है, ये पता है, मतलब ये सारी रिएक्शंस आपने लिख ली। अब इसका KD1 पता है, इसका KD2 पता है, यूज कॉन्सेप्ट। K1 लगाओ, K1 का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ से K1 लगाया हमने। अब समझना, K1 लगाने से अपने K1 पता है, यहाँ से x आ जाएगा बेटे, और जब x आ जाएगा तो हम K2 का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से y निकाल लेंगे, और जैसे x और y आएगा सभी का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा कि भैया ये कितना है, और है ना, और a कितना, यही दोनों तो निकाल लें। देखो क्वेश्चन एक बार फिर से, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 प्लस एंड AgNH3 होल ट्वाइस प्लस इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। ये तो निकालना है बेटे, सो गया, चलो पानी पीते हैं। बढ़िया से समझो बेटे, मस्त तरीके से, ठीक है जी, आ गया। तो बेटा K1 का फॉर्मूला लगा दो, तो दिस इंटू दिस, देखो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये x है तो देखो x ये 0.2 है, 0.2, और नीचे ये आपका इतना है, तो ये यहाँ से इसका वैल्यू देखो ये दिया हुआ है, यहाँ से x निकाला 0.7 इंटू 0.6 आ गया बेटे। चलो अब K2 लगाएं, चूंकि x पता चल चुका है तो K2 का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे x का वैल्यू डाल देंगे तो y आ जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो, तो K2 लगा दो। तब K2 का फॉर्मूला आपने लिखा, सब कुछ वैल्यूज वगैरह डाल दिया, यहाँ से y निकाल लिया, y आपका 1.505 इंटू 10⁻9 आ रहा है x आपका। अब बताया था ना कि बहुत कम होगा, बताया था ना बेटा बहुत कम होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका पार्ट यहाँ चला जाएगा। तो था कितना Ag प्लस, आप देख लो 1.0 इंटू 10⁻3, और सोल्यूशन में अब यहाँ पर जो मिला आपको कितना मिला, अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कितना, 1.505 इंटू 10⁻9, मतलब वही ना कि ऑलमोस्ट पूरा कॉम्प्लेक्स में चला गया था, ऑलमोस्ट। यहां से आपको डेटा से भी समझ में आ रहा होगा, खत्म। ये तो आपको पहले से ही पता था बेटा कि 1 इंटू 10⁻3 इक्विलिब्रियम पे है। ये आपने निकाला AgNH3 प्लस, ये x था, तो यहां से x का वैल्यू आपने निकाल लिया था, कितना आया था देखो 0.7 इंटू 10⁻, तो x यही तो इसी का तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया आपको, x है ना। Ag प्लस y था, तो y देखो ये आपका, ये Ag प्लस आपका y था, देखो Ag प्लस देखो y था, तो y का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो y आपका आ गया कितना, देखो ये 1.5, ये Ag प्लस बताओ बेटा। इक्विलिब्रियम पर सभी के कॉन्सेंट्रेशन आ गए कि नहीं आ गए। इस रिएक्शन में हमने क्या किया कि जो भी डेटा लिए वो सब इक्विलिब्रियम पे ले लिए, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे लिए, और इक्विलिब्रियम पे जो होगा सबका फिक्स रहता है ना। इक्विलिब्रियम पे ये इतना था, और आपने देखा कि सोल्यूशन में जो बचा हुआ है वही इक्विलिब्रियम पे होगा, तो अमोनिया 0.2 बचा हुआ था तो वही इक्विलिब्रियम पे ले लिया, ठीक है। अब अगर ये x है तो ये भी x होगा, सेम रहता है, सेम आयन का कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहता है, ठीक है। अब Ag प्लस नहीं पता था तो हमने सीधे y लिया, मतलब हमने एकदम डिफरेंट पैटर्न थोड़ा सा सोचा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर बस K1 K2 का लगा के यहाँ से x और y निकाल लिया, और सभी के कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गए, और यही आपका आंसर आ गया। बोलो बेटा, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। देखो अब अगर बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता
सच्ची बताओ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, सच्ची बताओ तो ये क्वेश्चन जो था बहुत मुश्किल था आपके लिए, बहुत मुश्किल था आपके लिए। लेकिन अब सच्ची बताना, क्या ये क्वेश्चन अब बहुत आसान हो गया आपके लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब देख लो आप यहाँ पर मजा आया कि नहीं मजा आया क्वेश्चन में। अब आगे और सिखाते हैं, देखिए जरा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर एक चीज देखिए जरा सा ध्यान से। डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Ag(H2O3) whole twice minus 3, Ag(H2O3) whole thrice minus 5, H2O3 minus 2 in solution prepared by dissolving 1 mole of this। कितना मोल बेटा इसके? 1 मोल इसका in 1 liter of water, in 1 liter of water। -5 वाले की बात हो रही है तो यहां पर होल थ्राइस है बेटा, करेक्ट। चलिए, और ये रिएक्शन देखो इनका डिसोसिएशन का दिया है, यानी कि आपका KD1 होगा, ये आपका KD2 होगा। अब जरा समझना बात को। अब एक चीज बताओ पहले, इस क्वेश्चन को छोड़ो, क्या है क्वेश्चन क्या नहीं, ये क्या कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन हो रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां पर होल थ्राइस सबसे ज्यादा लिगेंड इसके तो प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन क्या प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट यहां पर लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये पहचानो ना पहले। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये K1 है, ये K2 और ये K3 है। अरे भाई साहब, ये है आपका 0.2, अभी तो समझाया था, और ये देखो बहुत कम, ये बहुत कम। तो बेटा ये आपस में क्या कंपेरेबल हैं? ये अगर बहुत कम है तो ये बहुत ज्यादा है, जबकि बोला गया था कि सभी स्मॉल होने चाहिए। इट मीन्स यू कैन नॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स हियर। तो यहां पर नॉर्मल वही पॉली एसिडिक बेस या पॉलीबेसिक एसिड का ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बहुत लार्ज डिफरेंस आ गया यहां पर। चूंकि बहुत लार्ज डिफरेंस आ जा रहा है बेटा, सो वी कैन नेवर यूज द प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। तो प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर सकते, तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एसिड बेस वाला, जो हमने आपको सिखाया था अभी, H3PO4 का एग्जाम्पल लिया था जैसे, है ना। सीधे फॉर्मूला भी बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, √ K1 इंटू C होगा। सेकेंड आयन का कॉन्सेंट्रेशन K2 होता है, फिर थर्ड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, K2 इंटू K3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, या फिर √ K1 इंटू C। अभी दिखाया था कि नहीं दिखाया था, वो यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल प्रॉपर मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं कि इसका जितना कॉन्सेंट्रेशन देखो दिया हुआ है, कितना 0.1 दिया हुआ है, तो इसको 1 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, नेग्लेक्शन थ्योरी का यूज करते हुए सबको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर यही समझाना चाह रहा हूं बेटा कि यहां पर आप प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है इसमें, ये रिएक्शन है, देखो यहां मैंने लिखा है सब K1 K2 K3 है। इन दिस केस ऑल K1 K2 K3 आर नॉट स्मॉल, K1 इज लार्ज, है ना, जबकि उसमें कंडीशन तो सभी स्मॉल होने चाहिए, K1 बहुत ज्यादा है। सो वी कैनॉट यूज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। सो यूज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया लाइक इन पॉलीएसिडिक बेस या पॉलीबेसिक एसिड एटसेट्रा, वेयर वी यूज नेग्लेक्शन थ्योरी ऑल्सो। लाइक ये भी बताया था, देखो आपको मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बताया था ना कि देखो ये और ये है, ये K1 ये K2 K3 है। तो अगर ये ऐसा होता है कि K1 मच मोर ग्रेटर देन K2 और मच मोर ग्रेटर देन K3 होता है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आयन होते हैं ये वाले, इनका कॉन्सेंट्रेशन √ K1 इंटू C होता है, C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड, बता चुका हूँ। सेकंड आयन जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका K2 के बराबर हो जाता है, अगर इन दोनों अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो। और जो थर्ड आयन होता है वो K2 K3 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, और H+ कितना है, √ K1 इंटू C है, तो नीचे √ K1 इंटू C भी हो सकता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। तो यानी कि अब देखो, अब उसी को रिलेट करके यहां पे आ जाओ, फिर से देखो प्रॉपर बहुत कुछ लिखा हूं बेटे, आप समझो बात को। देखो इसका K1 दिया, इसका K2 दिया, इसका K3 दिया है। सो इन दिस केस ऑल K1 K2 K3 आर नॉट स्मॉल, K1 इज लार्ज। ये देखो, अच्छा K1 बहुत ज्यादा है बेटे। अब यहां पर एक चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर K1 बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा आगे जाएगी, तो यहां से जो भी निकलेगा काफी ज्यादा निकलेगा। ये रिएक्शन उससे कम जाएगी, लेट यहां से X निकल रहा है। अब ये रिएक्शन जब थोड़ा सा कम आगे जाएगी, जिससे यहां से Y निकला तो Y थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये और भी कम है, बहुत कम है, तो ये बहुत कम आगे जाएगा, तो इसका जो Z होगा वो बहुत कम हो जाएगा। यानी यहां इसका जो डिसोसिएट होकर X इधर जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है, इन तीनों के रेस्पेक्ट में इसका वैल्यू काफी ज्यादा है, तो X का वैल्यू काफी ज्यादा होगा। फिर Y उससे कम होगा क्योंकि थोड़ा सा कम फॉरवर्ड गया, कम टूटा, और थोड़ा सा और कम टूटा तो Z और, यानी कि X। तो अगर K1 K2 K3 बहुत ज्यादा है तो इनका डिसोसिएशन भी बेटा क्या होगा, इसी रेस्पेक्ट में आएगा, X विल बी मच मोर देन Y एंड Y मच मोर। सो वी कैन नॉट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर बेटा जो ये आपका ये जो कॉन्सेंट्रेशन इसका है, ये C दिया हुआ है कितना, Ag(H2O3) होल थ्राइस माइनस 5 इज 1m, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका। नाउ अब टाइम क्या आ गया, अब टाइम ये आ गया कि अब इसको सॉल्व करें तो कैसे करें। चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हम यहाँ पर प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स हमने सब कुछ समझा दिया कि नहीं यूज कर सकते हैं, और नहीं यूज कर सकते तो क्या कर सकते हैं वो भी बताया मैंने आपको बेटे, है ना। तो अब टाइम ये आ गया कि हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करके आपको दिखाएं बेटे। तो हम आपको कुछ प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं बेटे। मेरा मन है कि हम आपको इसको मैकेनिज्म के थ्रू दिखाएं, तो चलिए मैकेनिज्म के थ्रू। इसका कितना था, 1 था बेटे, देखिएगा ये 1 था, उस टाइम पे ये 0 0 था। चलिए
इसको हमने x लिया था तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो सबके कोफिशिएंट बेटा 1 1 है, अब डायरेक्ट देख लेना सबके 1 1 है, सीधे लिखो तो ये x होगा और ये x होगा। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो, ये Ag(H2O3 होल टू -3), अगर ये x है तो यहाँ से x से शुरू होगा, अब यहाँ से y निकलेगा, y निकलेगा तो ये y बनेगा और ये y बनेगा। अब क्या करते हैं, पहले हम दो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया को देखते हैं, तो अगर ये x माइनस वाई हो गया है तो ये भी x माइनस वाई हो जाएगा। चलिए और देख लो, अब H2O3 2 माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर भी H2O3 2 माइनस है बेटे, समझ रहा, तो यहाँ पर y है यहाँ पर x है, तो टोटली x प्लस वाई हो जाएगा। समझना बात को, कहीं भी गड़बड़ ना हो, एकदम बढ़िया तरीके से बात को समझे बेटे, है ना, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी आए, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए ये चीज हो जाता है, आगे बढ़ो। अब आप इसको लेके आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर, तो अगर ये y है तो ये y माइनस जेड हो जाएगा बेटे, तो ये z बनेगा और ये आपका z बनेगा। x प्लस वाई पहले से हो गया था, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर भी z आ जाएगा, यहाँ पर भी, क्योंकि थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहता है सभी का, ये तो आपको पता है। एजी प्लस और कहीं है नहीं तो ये जेड ही रहेगा। अब ये अगर ये वाई माइनस जेड हो गया तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, वाई माइनस जेड हो जाएगा। अब बताओ बेटे, ये चीज़ पहले सिखाया हूँ कि नहीं बहुत तगड़े से आपको, और पता है ना, अगर ये सब चीज़ें बहुत तगड़े सीखे तो कहीं दिक्कत कोई है ही नहीं बेटे, कहीं पर कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये सारी चीज़ें पता चल गई, और आपको ये पता है कि x इज मच मोर ग्रेटर देन y एंड y इज मच मोर ग्रेटर देन z, यानी कि कहीं पर भी अगर x प्लस वाई या x माइनस वाई आएगा तो यहाँ से हम y को नेगलेक्ट करके इसको x लिख पाएंगे, या फिर कहीं पर x प्लस वाई प्लस जेड आ गया तो इन सबके रिस्पेक्ट में y और z का वैल्यू बहुत कम होगा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली ये लिख पाएंगे। कहीं पर अगर y माइनस जेड आ रहा है तो y माइनस जेड के रिस्पेक्ट में चूंकि y ज्यादा है z से, तो z को रिप्लेस करके हम y लिख पाएंगे। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि k1 इज मच मोर ग्रेटर देन k2 इज मच मोर ग्रेटर देन k3। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा, तो क्या सिंपल सॉल्व करना शुरू किया जाए। अब इसको लॉजिक समझा दिया पूरा अच्छे से, बढ़िया से समझ गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हम बेटा डायरेक्ट एक चीज बोल सकते हैं क्या कि क्या यहाँ पर ये x के रिस्पेक्ट में y नेग्लिजिबल होगा, क्या यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में y और z दोनों नेग्लिजिबल होंगे, ये लीजिए। y के रिस्पेक्ट में बेटा क्या z नेग्लिजिबल होगा, बोलो ना बेटा, z नेग्लिजिबल होगा, इस y के रिस्पेक्ट में z नेग्लिजिबल होगा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर k1 k2 k3 का वैल्यू निकालो और डालो, फॉर्मूला लिखो और इन सब का वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो, x y z निकालो, बस जो चाहिए वो सब आपके सामने होगा, जो चाहिए वो सब आपके सामने होगा। लॉजिक समझ में आ गया। चलिए तो अब हम पहले से पूरा सॉल्व करके भी हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए ये आपके सामने है, देखो बेटा ये 1 माइनस एक्स था, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया था। कैसे, अब इसका k1 कितना है, 2 इंटू 10 माइनस 1 सॉल्व कर रहा हूँ। देखो तो बेटा ये वाला कितना है, देखो सीधे सीधे ये y हट गया तो यहाँ x बचा और यहाँ x बचा, यानी x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये वाला x हटेगा कि नहीं हटेगा, तो इसके लिए हम लोग नेगलेक्शन थ्योरी यूज करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, k1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो था उसको डिवाइड करते हैं, तो k1 बाय 1 करेंगे, यानी k1 बाय c बोलते हैं इसको। k1 बाय c, k1 कितना है आपका, ये है, और ये c ये आपका 1 है यहाँ पर। इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर ये वैल्यू जो भी आया 0.2 आया ना, दैट इज ग्रेटर देन 64 इंटू 10⁻⁴। अगर इससे ज्यादा है तो हम इस x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम या इसके बराबर आ जाता तो फिर हम यहाँ से x को नेग्लेक्ट कर सकते थे। दिस इज कॉल्ड नेग्लेक्शन थ्योरी। सो x फ्रॉम 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनेगा, इसका वैल्यू डाल लो आप, यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखो, ये 2 इंटू 10⁻⁴ है और ये है, इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक बना के यहाँ से x निकाल लो, और x जैसे ही आ जाएगा बेटे तो बताओ क्या इन दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ इच 0.358 x पता चल चुका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ऐसे लिखा था, इसको जरा देख लो, ऐसे करके लिखा था। अब इसका k2 का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक बार लिख लो। तो इसका तो y माइनस जेड, देखो y माइनस जेड, इसका x प्लस वाई प्लस जेड, इसका x माइनस वाई। नाउ अब बेटा y के रिस्पेक्ट में z नेग्लिजिबल है, x के रिस्पेक्ट में y z नेग्लिजिबल है, x के रिस्पेक्ट में y नेग्लिजिबल है, तो क्या बचा ऊपर में x y बाई x बचा, तो x कैंसिल, सीधे y बचा। अरे लो, तो y k2 बराबर आ गया, यानी y का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर y है क्या, y है क्या बेटा, देखो यहाँ पर y, तो देखो y जो है आपका क्या है, Ag(H2O3 माइनस है, समझ रहे हो ये, क्योंकि यहाँ से जो z नेग्लिजिबल है तो y सीधे इसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो जरा सा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, तो आगे बढ़े तो y माइनस जेड ये सब आया था। चलो अब इसका k3 का वैल्यू लिखें, तो x, तो देखो यहाँ पर z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो ये आ गया, डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड। अब फिर से वही बात है बेटा, यहाँ पर y और z को रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में हटा सकते हो, z को y के रिस्पेक्ट में हटा सकते हो। यहाँ पे बचा क्या, z बाय वाई, जेड एक्स बाय वाई, जेड एक्स बाय वाई, जेड एक्स बाय वाई, बोलो ना बेटे। तो यहाँ से जो z का वैल्यू आया, देखो ये k3 के बराबर है, तो यहाँ से z का वैल्यू आया k3 y बाय x हो गया, k3 y बाय x। अब बेटा बताओ क्या आपको y नहीं पता है, y k2 था, y k2 था, अभी देखो पीछे निकाला आपने y का वैल्यू कितना आया था, k2, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया,
वाई 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 इज K2, देखो वाई, ये वाई आया था और वाई देखो ये तो K2 था, ये देखो वाई वाई K2 के बराबर आ गया था कि नहीं आ गया था, यानी वाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, K2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो वाई उसकी जगह K2 लिख सकते हो। एक्स आप निकाल चुके हो, एक्स का वैल्यू ये देखो आपने निकाला था भाई 0.358, तो देखो वाई की जगह K2 लिख दिया, देखो K3 था, वाई की जगह K2 लिख दिया, एक्स का वैल्यू डाला, तो बेटा अब यहाँ से देखो जेड, और जेड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये देखो, तो जेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज K2 K3 K2 बाय H2O3 माइनस, या एक्स, ये एक्स ही तो H2O3 माइनस यार, तो K2 आपको K3 आपको पता है, K2 आपको पता है, क्वेश्चन में देख लो, K2 K3 पता है आपको, सो K2 पता है, K3 पता है, ये आपका 0.358 है, एक्स का वैल्यू है ये, इसको सिंप्लीफाई किया Ag प्लस आ गया, तो बेटा सभी के कॉन्सेंट्रेशन आ गए कि नहीं आ गए, लीजिए फाइनल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag H2O3 होल ट्वाइस -3, ये जो कोस्ट ये था 0.358, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag H2O3 माइनस 3.3 माइनस 5, Ag प्लस 1.38 इंटू -13 आ गया, देखो बेटा सारी चीजें हैं। तो अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स कब लगाना है कब नहीं लगाना है, क्या बेटा तगड़े से सीख गए क्या आप, क्या ये बात आप तगड़े से सीख गए हो क्या बेटे, अब आपको समझ में आ गया ना, मतलब मजा है कि नहीं आई बेटा ये कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम में भी मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको हम सारी क्लियरिटी बेटे दे पाए प्रॉपर तरीके से, तो प्रॉपर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम 4। अब चूंकि इतना समझ गए तो आगे की चीजें अब सब कुछ आपके हल हुआ है, सब कुछ आपके लिए हल हुआ है, सब कुछ हल हुआ है, कुछ नहीं है, देखिएगा। तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से और इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से। ओके बेटे, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, पेज ऐड कर लेते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, है ना। चलिए ठीक है, एक बार आप देखो बेटे इस क्वेश्चन को अच्छे से और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम का डर एकदम निकाल देते हैं बेटा, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अमोनिया विच मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इन ऑर्डर टू डिजॉल्व 0.1 मोल ऑफ AgCl, है ना, फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। एक्चुअली में लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक थोड़ा समझो आप, लॉजिक कुछ क्या है पहले उसको समझाता हूँ मैं आपको। देखो है क्या बेटे, यहाँ पर मान लो आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक्वस AgCl सॉलिड पड़ा हुआ है, एक्वस AgCl सॉलिड बेटे पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये जो कह रहे हैं ना इन ऑर्डर टू डिजॉल्व 0.1 मोल ऑफ AgCl, डिजॉल्व का मतलब इसका ये सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटे, सॉल्युबिलिटी इसका दिया हुआ है, यानी कि इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है, S का वैल्यू दिया हुआ है, S इज गिवन, सॉल्युबिलिटी S इज गिवन इज 0.1। ओके बेटे, अब आप क्या कह रहे हो, यहां से ऊपर अमोनिया डाल लो ऊपर से, तो क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अमोनिया व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर सोल्यूशन। इसका जो वॉल्यूम दिया बेटे कितना दिया, 1 लीटर, बढ़िया से समझो मस्त तरीके से, 1 लीटर दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व इतना डिजॉल्व कराना, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी इतना हो, इतना डिजॉल्व हो जाए, ये सॉल्युबिलिटी इसका इतना हो, तो 0.1 ही दिया हुआ है और कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो ऑब्वियस सी बात है Ag है बेटा, यहाँ पर Ag प्लस होगा और ये अमोनिया है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही बनाएगा, है ना। तो अगर हम इसके अब यहाँ पर देखो, इसका KSP भी दिया हुआ है बेटे, उसका KF भी दिया हुआ है, यानी कि जो AgCl है बेटे, पहले इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो बहुत सिंपल है, जरा समझना बात को बेटे, Ag प्लस और Cl माइनस देगा, ये SS ले लिया हमने इसको, ठीक है। लेकिन जैसे आप अमोनिया डालोगे बेटे, लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज C, लेट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज C, सो दैट कि AgCl का इतना डिजॉल्व हो जाए, उसका सॉल्युबिलिटी इतना हो जाए, उसके लिए हमने इसको C मान लिया, ठीक है। ओके चलो, इसका मतलब Ag प्लस अब बेटे क्या करेगा, आपको पता है इसका कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसने हिसाब से आप बोला तो उसके हिसाब से आप रिएक्शन बना सकते हो बेटे। तो क्या बनाएगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बनाएगा, यहाँ पर इसका KSP है बेटे, KSP इसका AgCl का 10⁻⁹ दिया हुआ है, ये KF है, फॉर्मेशन है ना बेटे, ये 10⁸ दिया हुआ है। ओके, अब Ag प्लस चूंकि इधर गया तो यहाँ से S से स्टार्ट करोगे आप, इसको आपने C ले रखा है, C थ्रू आउट द सिस्टम, ये आपका C लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये भी 0। तो अगर चूंकि K का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी बेटे। तो इसका मतलब ये जो है ना मैक्सिमम क्वांटिटी, यानी ये एक्सेस में है आपका, ये आपका एक्सेस में और आपका ये लिमिटिंग होगा। तो क्योंकि फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा है, K का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको S-S करोगे, तो बेटा इसको कितना करोगे, ऐसा यहाँ पर 2 है तो इसको C-2S कर दोगे, और यहाँ पर 1 है तो ये S हो जाएगा। बट ये 0 तो लिख नहीं सकते, इसको I लिखोगे आप, इसको आप C-2S लिखोगे और इसको आप S लिखोगे। इतनी बात बेटे समझ में आती है। चलिए अब आगे देखिएगा, जब हम इतनी बात को समझ गए तो अब आगे क्या समझना है, जरा इस बात पे गौर फरमाएं आप, देखिए क्या होगा इसमें।
ध्यान दीजिएगा बेटे, है ना। अब क्या है बेटे, देखो यहाँ पर इसका केएसपी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो केएसपी का फॉर्मूला क्या, अब ये एस तो नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इसका केएसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केएसपी इज 10⁻⁹ और इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ एजी प्लस दैट इज वाई इनटू सॉल्व इट, ये एस दिया हुआ है, बोलो ना बेटे, ये एस दिया हुआ है। अच्छा, एस का वैल्यू आपको पता है यहाँ से, आपने देखो यही तो एस था, यानी एस एज, ये जो एस का वैल्यू है ये वाला, ये तो वाई हो चुका है बेटे, एजी प्लस, अब ये एस तो रहा नहीं, अब ये एस तो रहा नहीं, ये वाई हो चुका है। ये एस का वैल्यू आपका दिया 0.1, अभी मैंने बताया आपको, तो ये 0. यानी y इंटू 0.1, यानी यहाँ से y का वैल्यू बेटे आ गया आपके पास 10⁻⁸। इज इट करेक्ट बेटे, y आ गया। अब सीधे kf का फॉर्मूला इसके लिए लिख लो, इसके kf का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखे, सो kf इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ दिस जो कि s है, डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट ऑफ एजी प्लस कितना है, y है, डिवाइड बाय कॉन्स्टेंट ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर, तो c माइनस 2s होल स्क्वायर, आपको c निकालना है और s आपको पता है ऑलरेडी पहले से ही, है ना। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है बेटे, आप कर लेना। और इसका kf दिया है बेटे कितना, 10⁸ दिया हुआ है, 10⁸ दिया हुआ है। और अगर आप चाहो तो y का वैल्यू भी यहाँ पे डाल दो, y इज 10⁻⁸, सबके वैल्यू चलो डाल लेते हैं। तो s का वैल्यू बेटे कितना है यहाँ पर, s का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 0.1 है, तो s का वैल्यू 0.1 डाल दिया, डिवाइड बाय y आपने कितना निकाला है, 10⁻⁸ निकाला है, 10⁻⁸ डाल दिया, c माइनस 2s मीन्स 2 इंटू 0.1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10⁸. Find C and that will be your answer. Maximum amount of ammonia added will be your answer. आप आंसर निकाल लोगे बेटे, कर लोगे इसको सिंप्लीफाई, हो जाएगा ना बेटे आसानी से। तो ये आपका क्वेश्चन था कुछ ये वाला। चलिए अब बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा ये देखें फटाफट तेजी से, अब आराम से करते जाओ। फॉर द रिएक्शन दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दिस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा बेटा डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका केडी दिया हुआ है, केडी दिया हुआ है, एंड दैट इज 4 इंटू 10⁻⁹, ये केडी दिया हुआ है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन सोल्यूशन विच वाज ओरिजिनली 0.1 m KCm एंड 0.3 m AgNO3। सुनो, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बेटा आप यहाँ से Cn माइनस निकाल सकते हो, तो इसका इंडेक्स 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस आ जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस कितना आ गया, एंड दैट इज 0.1 m। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे सिल्वर का निकाल सकते हो, इंडेक्स 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आ गया यहाँ से 0.03। बोलो बेटे, कहानी समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है देखो बेटा कि जब यहाँ पर Cn माइनस भी है Ag प्लस भी है, इसका मतलब ये जो आयन है आपस में रिएक्ट करेंगे, और बेटा क्या बनेंगे रिएक्शन जरा देखिएगा, तो क्या Ag प्लस आपस में रिएक्ट करके 2Cn माइनस के साथ, ये तो डेटा दिया हुआ है, बट आप एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ना, सोल्यूशन में KCn और AgNO3 है, तो यानी Ag प्लस और Cn माइनस है, ये आपस में रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे AgCn होल ट्वाइस, बोलो बेटे माइनस, राइट। अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है तो ये KF हो जाएगा, और KF क्या होता है 1/KD होता है, और देखो ना वैसे भी ऊपर वाले रिएक्शन का उल्टा है ये, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻⁹। बोलो ना बेटे, समझ में आ रहा है? आई थिंक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आप कर भी लोगे इसको। तो ये कितना था जरा देखो, ये आपका Ag प्लस 0.03 था, ये आपका 0.1 था और ये 0 था। अब यहाँ पर वही चीज आती है क्या कि जरा देखो और तगड़े से बात को समझो कि यहाँ पर बेटे क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इन सॉल्यूशन दिस। अब बेटा ये बताओ, ये 1 है और ये 1, इसमें लिमिटिंग और एक्सेस निकाल सकते हो क्या? इसका तरीका हमने बताया था क्या आपको, शायद आप सबको पता भी होगा। लिमिटिंग और एक्सेस निकालने क्या है कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, रेशियो निकालो। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें, रेशियो Cn माइनस के लिए, रेशियो अगर हम Cn माइनस के लिए तो 0.1/2 एंड दैट इज 0.05। फिर रेशियो अगर हम निकालें Ag प्लस के लिए तो 0.03 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ जाएगा कितना 0.0015 ना, आई थिंक ये। तो देखो ये कम आ रहा है, जिसका रेशियो कम होता है वो लिमिटिंग होता है, सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? इसका मतलब Ag प्लस पूरा खत्म होगा, यानी आप क्या करने वाले हो 0.03 माइनस 0.03 और ये 0.1, और चूंकि यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 0.1 इंटू 2 इंटू 0.03। बात समझ रहे हो? अब बेटा यहाँ पर 1 है तो आपका 0.03 हो जाएगा। अब इसको 0 तो लिख नहीं सकते, y लिख लो, बोलो बेटा। अब ये 0.1 माइनस 0.06 हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.06 हो जाएगा, बोलो ना बेटे 0.1 माइनस 0.06 हो जाएगा, तो ये 0.1 माइनस 0.06 हो जाएगा और ये आपका 0.03 हो जाएगा। अब बताओ बेटा, इसका KF का फॉर्मूला लिख सकते हो ना ये वाला, और यहाँ से बेटा आप y निकाल सकते हो ना, y ही तो चाहिए। देखो ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, अरे बोले बेटा, कुछ तो बोले बेटे,
कुछ तो बोले। ये देखो सोल्यूशन भी दिया हुआ है नीचे इसका, जस्ट मिनट, कट हो गया था। फिर भी मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ। यस, देखिए तो यहाँ पर बेटे क्या था, ज़रा देखो, इसका KF का फॉर्मूला लिखें। अगर हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख के दिखा देता हूँ आपको। अगर हम इसका KF का फॉर्मूला बेटे लिखें तो KF इक्वल्स टू क्या होगा, ये KF है 1/4 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल्स टू KF क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट AgCN होल ट्वाइस माइनस, है ना, बोलो बेटे, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस होल स्क्वायर, है ना। सो दिस 1/4 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल्स टू Ag ये कितना है बेटा, 0.03 है, समझ रहे हो अच्छे से, देखो ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय Ag प्लस कितना y है, इनटू बेटे ये आपका 0.1 माइनस 0.06 कितना हो जाएगा बेटा, ये 0.100 करेंगे और 0.06 करेंगे, 0.04 आ जाएगा ना, 0.04। सो 0.04 देख लेना, चेक कर लेना, 0.04 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, कैलकुलेशन आप देख लेना, 0.04 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप y निकालोगे तो दैट विल बी 7.5 इंटू 10 टू द पावर -18 आ जाएगा, एंड दिस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। बोलो बेटा, था ना आसान क्वेश्चन, अब समझ में आ रहा है ना बेटा कि कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। अच्छे समझ में आ रहा है ना बेटा, कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं, है ना। नीचे इसका सोल्यूशन भी दिया है, आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की, कुछ इस तरह से, ठीक है बेटे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया प्यार मोहब्बत से मस्त तरीके से पढ़ना, इसको सॉल्व करेंगे एकदम बिंदास तसल्ली के साथ। देखिए ये है क्वेश्चन, तगड़ा एडवांस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस वैसे ही थे और अब आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी, एकदम बढ़िया तरीके से देखते जाएं और समझते जाएं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पॉज करके आप भी पढ़ लें और चलिए मैं आप रीड करता हूँ इसको। देखिए गिवन 0.001 मोल ऑफ CO2 प्लस CO प्लस एंड Ag प्लस बाय यूजिंग इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। देखो ये सब टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं, तो इन सब का इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बेटा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और ये आपके मेटल आयन है, सबके कांस्टेंट है ना, विच आर इक्वल टू, सबके इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यूज देखो ये दिए हुए हैं आपके रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, है ना, टू बी एडेड इन 1 DM क्यूब। 1 DM क्यूब मतलब बेटा 1 लीटर होता है, 1 DM क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सोल्यूशन होगा। चलिए ठीक है, ऑफ ईच, सबके लिए अलग अलग निकलना है कि इसके लिए कितना अमोनिया रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए कितना अमोनिया, इसके लिए कितना अमोनिया, टू लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनकॉम्प्लेक्स्ड मेटल आयन। समझना पहले, समझना, यानी कि Cu2 प्लस का पहले कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटे, 0.001 था, अब उसको कम करके कितना कर देना है, मतलब ये 0.001 से कितना हो जाए, 1 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाए। सिमिलरली ये भी 0.001 से 1 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाए। सिमिलरली ये भी 0.001 से 1 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाए। उसके लिए ये अमोनिया कितना होगा, इसके लिए कितना यूज होगा, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, ये निकालना है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से एक बार समझें और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। देखिए क्या है, CO2 प्लस है, CO प्लस है, 2 है और Ag प्लस है। इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.001 था, 10 टू द पावर -3 लिख दिया, तीनों ये है। अमोनिया डाला, अब इनके कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करके कितना हो जाना है सभी का, ये भी 10 टू द पावर -4 हो जाए, ये भी 10 टू द पावर -4 हो जाए, ये भी 10 टू द पावर -4 हो जाए। उस केस में इन सब कॉम्प्लेक्स के लिए कितना अमोनिया रिक्वायर्ड होगा वो आपको फाइंड करना है अलग अलग। अब इसमें क्या होगा बेटा कि अमोनिया कुछ जब आप डालोगे यहां पर तो अमोनिया कुछ तो रिएक्ट करेगा और कुछ फ्री फॉर्म में, जैसे कि आप रिएक्शन देखो, रिएक्शन दिखाएं अगर हम आपको ऊपर चल के यहां पे देखो, इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो अमोनिया फ्री वाला फॉर्म में है और बेटा कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर भी है। तो अगर हम इसमें टोटल अमोनिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि फ्री अमोनिया का अमाउंट पता चल जाए और इसके अंदर कितना अमोनिया का अमाउंट पता चल जाए, तो टोटल अमोनिया पता चल जाएगा नहीं पता चल जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर हम इसकी बात करें तो देखो फ्री अमोनिया जो इक्विलिब्रियम में है सोल्यूशन के साथ वो पता चल जाए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना वो पता चल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, इसमें कितना अमोनिया रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली ये जो फ्री अमोनिया ये पता चल जाए और इसके अंदर कितना इनसाइड द कॉम्प्लेक्स वो पता चल जाए, तो टोटल अमोनिया रिक्वायर्ड कितना होगा इसके लिए पता चल जाए। तो सभी के लिए हम इस तरह से टोटल अमोनिया निकालना अलग अलग, लॉजिक समझे। तो फाइंड फ्री अमोनिया फॉर ईच कॉम्प्लेक्स
रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। फ्री अमोनिया निकालो जो रिएक्शन में दिख रहा है। फाइंड कंबाइन अमोनिया फॉर ईच कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम। कंबाइन अमोनिया जो इनसाइड द कॉम्प्लेक्स है वो। फिर टोटल अमोनिया पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, फ्री अमोनिया प्लस टोटल कंबाइन अमोनिया जो इनसाइड द कॉम्प्लेक्स है। लॉजिक समझे, क्वेश्चन का मैप समझे बेटे। तो पहले हम क्या करेंगे, फ्री अमोनिया कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनसाइड द कॉम्प्लेक्स जो अमोनिया या कंबाइन अमोनिया है उसको फाइंड करेंगे, फिर सबके लिए अलग अलग निकाल लेंगे। तो जरा देखिएगा पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्री अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखते जाइएगा सभी का। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अब हम ये जो रिएक्शंस थी ये इनस्टेबिलिटी की रिएक्शंस थी। अगर हम इनका उल्टा कर दें, भाई अमोनिया यूज बताना है ना, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो बता पाओगे ना क्या बने यूज क्या है। तो हमें इनका रिवर्स कर रहे हैं अगर, तो सब ये केडी हैं। ये क्या है, सब ये केडी हैं, ये सब केडी हैं। ये KD1 है आपका, ये KD2 है, ये KD3 है। उल्टा करोगे तो KF1, इसका उल्टा कर दो KF1 आएगा, KF2 आएगा, KF3 आएगा, कॉम्प्लेक्स को उल्टा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो देखो दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज़। तो देखो मैंने पहली रिएक्शन को उल्टा कर दिया, देखो ये कोबाल्ट वाली को देख लीजिए आप। ये जो पहली रिएक्शन थी बेटे, कोबाल्ट की थी, कॉपर की, चलो ये कॉपर की, ये कोबाल्ट की, देख लेते हैं कौन सी है। हमने यहाँ पर कॉपर की, यस कॉपर की, देखो ये है ना। रिएक्शन में उल्टा कर दिया तो KF कितना हो गया 10⁻12। देखो इसका कॉपर का कितना दिया था, 10⁻−12 दिया था, उल्टा कर दिया इसको तो कितना आ गया बेटे, समझ रहे हो ना कहानी, 10⁻12। ऐसे सब में करेंगे। आप सुनो, इनिशियली कॉपर कितना दिया था 10⁻3, ये पता है आपको, और फाइनली इक्विलिब्रियम पे रिड्यूस करके कितना लाना था 10⁻3 लाना था। देख लो 10⁻3 था, कितना लाना था 10⁻4। इसको भी वैसे ही करना है, इसको भी वैसे ही करना है। अब एनालाइज करो, एक एनालाइज किया सब में हो जाएगा। तो 10⁻3 इनिशियली था, लाना आपको 10⁻3, और इसके लिए हमें अमोनिया चाहिए। तो एक तो फ्री अमोनिया, एक इनसाइड अमोनिया। पहले फ्री अमोनिया की बात करने जा रहे हैं, यानी हम इस अमोनिया की बात करने जा रहे हैं। वो कितना होगा, तो पहले ये 0 रहा होगा। अब अमोनिया कितना रिक्वायर्ड है, तो ये तो एक्सेस में होगा। ये आपका चूंकि रिएक्शन का 10⁻12 में, तो रिएक्शन बहुत तेजी से फॉरवर्ड में जाएगा, ये आपका ऑलमोस्ट पूरा खत्म होना चाहिए, है ना। बट इन्होंने बताया कि इतना रिड्यूस करना है, इन्होंने लिमिटेशन लगा, देखिए हम उतना अमोनिया डालो इसमें कि रिड्यूस होकर इतना हो जाए। तो चलो भाई फिक्स हो गया, भाई इतना हो गया। अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते, इसको पूरा ले जाते, इसको 0 करते। तो अगर भाई जैसा क्वेश्चन बोला जाएगा हम वैसे ही करेंगे ना बेटे। अगर नहीं बोलता तो हम क्या करते, इसको 0 करते। लेकिन छोड़ो, अभी 0 नहीं कर सकते, इन्होंने बोला है कि आपको 10⁻3 10⁻4 ले जाना है, ले गया, ये 0 था। अब अगर बेटा बताओ, ये था 10⁻3 कम होके इतना चला गया, तो कितना बाहर चला गया, निकल गया। तो बेटा इन दोनों को माइनस ही तो बाहर निकला, और जो बाहर निकला वही तो इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। तो ये 10⁻3 -10⁻4, इसको ऐसे लिखोगे तो ये आएगा 9 × 10⁻4। यानी कि ये जो बना, ये आपका कितना बना कॉम्प्लेक्स, 9 × समझ रहे हो ना। पहले 10 था, 8 बच गया, तो बेटा इधर कितना गया, 2 गया कि नहीं गया, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो वही मैंने डिफरेंस ले लिया जो कि यहाँ पर बना। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, गर्दा है एकदम। अब इसका बेटा बताओ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन पता चल चुका है, इसका पता चल चुका है, सिंपल ये नहीं आ जाएगा, आ गया भाई। सीधे KF का फॉर्मूला लिख लो। सो KF इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस होल पावर 4 डिवाइडेड बाय दिस। ये देखो ये लिख लिया सब, ये देखिए आपके सामने 10⁻12 है। अब यहाँ से अमोनिया को एक तरफ कर लिया, बाकी सब इधर है। और देखो इसका वैल्यू पता है आपको 9, और देखो आप यहाँ पर बात समझ रहे हो, और ये नीचे आ गया। और CO2 प्लस आपको पता है कितना 10⁻⁻4 है। देखो डाली, सबका वैल्यू डाला, अमोनिया निकाला 1.73। यानी इस रिएक्शन में ये जो इक्विलिब्रियम पर फ्री अमोनिया कॉपर वाले रिएक्शन में वो इतना है, फ्री अमोनिया है। बेटा क्या सिमिलरली कोबाल्ट और Ag में यही काम कर सकते हैं, रिएक्शन को उल्टा कर करके। चलो तो फटाफट तेजी से दिखाता हूं मैं आपको। अब हमने कोबाल्ट का रिएक्शन लिया, ये देखिए, उसको उल्टा किया कि उसके KD को, तो ये आया। अब इसको भी 10⁻3 10⁻4 करना है, अमोनिया निकालना है। तो बेटा बताओ इन दोनों का डिफरेंस इस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी 9 × 10⁻4। सीधे KF का फॉर्मूला निकालो, लिखोगे, और यहां से अमोनिया निकालोगे, अमोनिया विल बी दिस। सो फ्री अमोनिया इन दिस इक्विलिब्रियम फॉर कोबाल्ट इज दिस मच। सिमिलरली बेटा क्या हम सिल्वर के लिए काम कर सकते हैं, देखिए Ag प्लस को 10⁻3 10⁻4 लाना था, ये रिएक्शन आपके सामने है। उस KD को उल्टा किया तो ये बन जाएगा। अब देख लेना, इन दोनों का डिफरेंस इधर जाएगा 9 × 10⁻4। अब ये पता है, ये पता है, देखो ये पता है, और बेटा ये पता है, ये दोनों पता है, अमोनिया आ जाएगा कि नहीं। तो KF का फॉर्मूला लिखा, फिर से अमोनिया निकाला, दैट विल बी 7.35 × 10⁻4। इसका मतलब हर एक रिएक्शन में Ag प्लस के लिए, कोबाल्ट +2 के लिए, CO2 प्लस के लिए कितना फ्री फ्री अमोनिया इक्विलिब्रियम पर होगा, वो आपने पता कर लिया, वो आपने पता कर लिया। वो देखो मैंने यहां पर लिखा, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन फ्री स्टेट इन सोल्यूशन। देखो अमोनिया ये फ्री स्टेट में कॉपर +2 के लिए इतना आया था, अभी आपने निकाला। कोबाल्ट प्लस के लिए इतना आया था, और बेटा कोबाल्ट +2 के लिए और Ag प्लस के लिए इतना आया था। अब अगर हम कंबाइंड की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन कंबाइंड स्टेट इन मेटल कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल सा है, लॉजिक है, क्या सुनना। बेटा बताओ, अभी आपने जो ये जो कॉम्प्लेक्स है इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखा, तो 9 × 10⁻4 निकाला था कि नहीं निकाला था, चेक करो। सब मैं दिखाता हूँ, एक तरफ से फिर से शो करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस
कॉम्प्लेक्स 9 × 10⁻⁴, कॉपर वाला देख लो, कोबाल्ट वाला भी देख लो 9 × 10⁻⁴, है ना, सिल्वर वाला देख लो 9, सभी का 9 × 10⁻⁴ है इन कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन, वही मैंने लिखा है यहाँ पर। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, ये भी 9 × 10⁻⁴ है, ये भी 9 × 10⁻⁴ है, ये भी 9 × 10⁻⁴ है। अब इसके अंदर कितना अमोनिया घुसा होगा, तो भैया सिंपल सा तरीका है बेटे, इंडेक्स कॉन्सेप्ट लगाओ ना कि भैया अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके अंदर 4 मोल अमोनिया होगा, तो अगर इतना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या सीधे 4 × दिस कर दो, अमोनिया कंबाइंड स्टेट वाला कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा, तो 4 से इसको कर दिया मल्टीप्लाई तो कंबाइंड अमोनिया आ गया इतना। यहाँ पर 6 है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, अमोनिया आ गया। यहाँ पर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, कंबाइंड वाला अमोनिया। तो अब बताओ हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए उसके अंदर कितना कंबाइंड अमोनिया है। अगर हम आपको रिएक्शन दिखाएं, कोई सा भी एक रिएक्शन पकड़ो, हर एक रिएक्शन के लिए बेटा, मान लो कॉपर की बात करें तो क्या बेटा आप इसके लिए फ्री अमोनिया निकाल चुके हो, यस निकाल चुके हो। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना अमोनिया घुस गया, क्या वो निकाल चुके हो, निकाल चुके हो। तो बेटा इसके लिए टोटल कितना अमोनिया रिक्वायर्ड होगा कि जिससे कि 10⁻³ 10⁻⁴ पहुंच जाए। तो बेटा बताओ इसका फ्री और इसका कंबाइंड को ऐड कर दें, सो टोटल अमोनिया रिक्वायर्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप मुझे ये बताओ। ऐसे करके सब में अगर हम ये काम करें तो बोलो बेटे, तो ये हमने निकाल लिया। अब देख लो आप आगे क्या करना है। सो फ्री स्टेट में कॉपर के लिए कितना था, कंबाइंड स्टेट में अमोनिया कॉपर के लिए कितना था, ये दोनों, तीन दोनों का सम। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए कितना अमोनिया यूज रिक्वायर्ड होगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। सिमिलरली बेटा ये फ्री वाला है, ये कंबाइंड वाला है, इन दोनों का सम कोबाल्ट के लिए आ जाएगा। ये फ्री वाला है, ये कंबाइंड वाला है, इन दोनों का सम सिल्वर के लिए आ जाएगा। तो हमने वही किया, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू बी एडेड, फ्री प्लस कंबाइंड होगा। तो देखो अमोनिया कॉपर के लिए फ्री कितना है 1.7 × 10⁻³ ये देखो, कंबाइंड कितना है 3.6 × 10⁻⁴ है, ठीक है। ऐड किया, ये आ गया। सिमिलरली अमोनिया एडेड इन कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट फ्री कितना है बेटा 2.67 × 10⁻⁻⁴, ये देखिए। इनसाइड द सिस्टम कॉम्प्लेक्स कितना था 5.4 × 10⁻⁴, इनको ऐड किया, ये आ गया। अमोनिया के लिए देखो बेटा फ्री कितना था 7.35 × सॉरी Ag+ के लिए देखो 7.35 × कंबाइंड में कितना था 1.8 फिर सम किया, ये आ गया। तो बताओ यही तो निकालना था, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू बी एडेड, है ना। इन सब अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए कितना जो रिक्वायर्ड होगा वो आपके सामने है। बताओ बेटा, था ना करता क्वेश्चन मस्त और जबरदस्त एकदम। तो ये है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम बेटा जो जो वेरिएशंस हो सकते हैं, जो जो वेरिएशंस हो सकते हैं सारे दिखा दिए मैंने आपको, जो जो वेरिएशंस हो सकते हैं सारे दिखा दिए। तो अब आपका कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में रुकना नहीं चाहिए बेटे, रुकना नहीं चाहिए। एक बार क्वेश्चन आप और पढ़ें ध्यान से तो और एकदम आपको बस क्रिस्टल क्लियरिटी आएगी। जरा देखो, सभी का कॉन्सेंट्रेशन बेटे इनिशियली दिया था 10⁻³ इनिशियली कॉन्स्टेंट सभी के दिए हुए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ ईच इन ऑर्डर टू लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनकॉम्प्लेक्स्ड मेटल। अनकॉम्प्लेक्स्ड मेटल का मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स में नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना पहुंचा दें, इतना पहुंचा दें। तो भैया 10⁻³ से कॉपर का सपोज कितना पहुंचाना था 10⁻⁴ पहुंचाना था। उसके लिए हमने फ्री और कंबाइंड अलग अलग सारे कॉम्प्लेक्स के लिए निकाले और हमने ऐड करके सारे आंसर्स आपके सामने रखे। बता बेटा मजा आया कि नहीं आया, सच्ची बताना, दिल गार्डन गार्डन हुआ कि नहीं है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स इक्विलिब्रियम। ये है आनंद, ये है मौज बेटे। देखो कितना आसानी से, मतलब बड़ी बड़ी चीजें चुटकी में आसानी से हो जाती हैं। बट वही बेटा कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर क्वेश्चन कराता हूं, सो दैट कि आप हर लेवल के क्वेश्चंस कर पाओ। और आयोनिक मुझे लगता है कि अब मैंने आपको जब जबरदस्त तगड़ा कर दिया होगा बेटे। जहां जहां पर मुझे लगता था कि आपको दिक्कत हो सकती है वो सारे के सारे पार्ट मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम के कवर किए हैं। और ये सब कुछ मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। आयोनिक का एंड हम यहीं पे करते हैं। बीच में एक सेशन हम आपका कुछ और कंबाइंड क्वेश्चंस का एक और ले लेंगे, जिसमें आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात कर लेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात कर लेंगे और कुछ और क्वेश्चंस का एक छोटा सा सेशन हम आपका और ले लेंगे। अदरवाइज बेटा आयोनिक में जितना एडवांस के लिए रिक्वायर्ड था वो सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। सॉल्युबिलिटी चूंकि एडवांस का फेवरेट है इसलिए सॉल्युबिलिटी मैंने सबसे ज्यादा आपको बताया है। बफर भी बताया है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी बताया है, एसिड बेस भी बताया है। बहुत कुछ चीजें हैं बेटा जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। सोल्यूशन सैचुरेटेड विद H2S, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने कवर की हैं। टोटल 11 लेक्चर्स हुए हैं इसके, आप देख लो। तो आई होप बेटा कि आपने सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। अब थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन का टाइम देना है ना, क्योंकि मेरे बेटा पर डे मैं पीपीटी बनाता हूँ, फिर आपका वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद फिर आपके सामने एडिटिंग थंबनेल वगैरह सब करके फिर लेक्चर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा। तो मुझे 1-2 दिन देना, 1-2 दिन के गैप के बाद फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे फिर जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो, ठीक है ना बेटे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटे, है ना। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम हो सकता है, उसके बाद से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा।
ओके बेटे, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आई होप बेटा कि आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है बेटा, है ना। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें बेटा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है और मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ, है ना। और सब्सक्राइब करें बेटा, अपने दोस्तों को बताएं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ बेटे आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो बेटा थोड़ा सा आपका एफर्ट, थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाओ, है ना। शेयर करो बेटा, लोगों को बताओ, जितने भी सोशल मीडिया में आपके पास ग्रुप्स हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, या जो भी हो, इंस्टा हो, जहाँ जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो बेटा, हर जगह शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ, सो दैट कि हम लोग थोड़ा सा और अच्छे एक मुकाम पर पहुंच पाए। ठीक है बेटे, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटे, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। वाई नॉट डी।